जय हिंद प्यारे साथियों जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने परिवार बीरू जी के जीएस ऑफिशियल पर। प्यारे साथियों जी, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पॉकेट जीके का जो है जीव विज्ञान देखने वाले हैं, यानी कि बायोलॉजी देखने वाले हैं, जो कि अपने आप में बेहतरीन सब्जेक्ट है। तो ध्यानपूर्वक से देखिए, एक महामैराथन वीडियो होगी जो अपने आप में एक बेहतरीन वीडियो होगी। इस बायोलॉजी में हम लोग जो है एक से कर सकते हैं कि पार्ट जो है ये 2 वीडियो होने वाली है, और इसमें हम लोग मानव रक्त से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी टॉपिक है हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर। यानी कहने का मतलब है कि आपको जो पूरा जो आपको देखने को मिल जाएगा पॉकेट जीके का जो सब्जेक्ट वाइज पार्ट करके जो वीडियो मिलेगा वो इस चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सारा वीडियो का आप वहाँ से देख सकते हैं। और यही बात करते हैं तो हम लोग शुरू करने वाले हैं मानव रक्त से। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यही बात करते हैं, इन सभी का जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग ध्यानपूर्वक से जो है इस वीडियो में देखेंगे। मानव रक्त से शुरू करते हैं। तो बात करते हैं, रक्त एक क्या है? तरल संयोजक ऊतक है। जो आपको यहीं से प्रश्न पूछेगा कि रक्त एक प्रकार का संयोजक ऊतक तो है, लेकिन ये एक प्रकार का तरल संयोजक ऊतक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। रक्त का निर्माण जो है मनुष्य में लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में होता है। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। जबकि भ्रूण अवस्था में यह जो है यकृत व प्लीहा में होता है। अगर भ्रूण अवस्था की बात करते हैं तो यकृत और प्लीहा में हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, रक्त का जो है कब्रिस्तान यानी कि बात करते हैं लेकर, तो किसे बोला जाता है कब्रिस्तान? तो वो बोला जाता है प्लीहा को। प्लीहा की अगर बात करते हैं इसी को स्प्लीन बोला जाता है। तो यही बात करते हैं, सामान्य मनुष्य के जो है शरीर में रक्त की मात्रा कितना होती है? तो ये 5 से 6 लीटर की होती है। जो शरीर के भार की अगर बात करते हैं तो 7 से 8 जो 8% लगभग ये रक्त ही होता है। मतलब कि 100% में जो है 7 से 8% वो रक्त होती है, इसका भार होता है। रक्त का पीएच मान जो 7.4 होता है, जो एक प्रकार की क्षारीय है। जो कम क्षारीय है, मतलब पूरी तरह से नहीं है, तो कम क्षारीय प्रकृति की बोल सकते हैं। एंड एक स्वस्थ मनुष्य यानी कि 450 ml में जो है 1 यूनिट रक्त दान कर सकता है। इनकी एक स्वस्थ मनुष्य जो है वो 450 मिलीलीटर तक यानी कि 1 यूनिट रक्त जो है दान कर सकता है। रुधिर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। तो रुधिर यानी रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी लेते हैं। ये प्रश्न याद रखिएगा। रुधिर प्लाज्मा में से जो है फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दे तो शेष भाग सीरम कहलाता है। यानी कि रुधिर प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल देते हैं तो शेष भाग जो कहलाएगा वो सीरम कहलाएगा। अगर मैं बात करता हूँ तो रक्त के बारे में इससे ज़्यादा नहीं प्रश्न पूछता है। अगर इतना भी याद रखते हैं ना तो बहुत काफ़ी है, लेकिन ये टोटल आपको याद रखनी है। आगे ही बात करते हैं लेकर, तो ध्यान दीजिएगा। रुधिर वर्ग दी गई है, संतति का रुधिर वर्ग। मतलब इसमें है कि किसको दे सकता है, और मतलब कि सॉरी संतति की अगर बात करते हैं लेकर, तो किसको हो सकता है और किसको नहीं हो सकता है। मतलब कौन सा जो है रक्त को जो है अगले मतलब संतति में जो पुत्र होता है, जैसे कि मान लेते हैं माता पिता का जब वहाँ पर रक्त मिलती है, ठीक है, जब वो होती है तो वहाँ से जो जन्म बच्चे लेंगे उनका रक्त समूह क्या हो सकता है। ठीक है, यही बात की गई है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर ब्लड ग्रुप माता पिता का ए है, ठीक है, अगर माता पिता का ए है तो वो ब्लड ग्रुप जो हो सकता है वो बच्चों का ए हो सकता है या ओ हो सकता है। अच्छा, ए या हो सकता है, लेकिन कौन नहीं होगा? तो बी और ए भी नहीं होगा। अब कहिएगा ये सब याद नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं याद रहेगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक से देखिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे कि अगर ए है तो इसमें बी की चर्चा तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम ए बी को काट देंगे, फिर बी को भी काट देंगे, बचेगा कौन? ए और ओ बचेगा, जाहिर सी बात है। फिर है ए बी। अब जैसे कि यहाँ पे ए और बी अगर रहे, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि माता का जो है ब्लड ग्रुप भी रहे या फिर पिता का ब्लड ग्रुप रहे या फिर माता के ब्लड ग्रुप भी रहे या फिर पिता के रहे, नहीं, कोई भी रहे, ठीक है। लेकिन दोनों में से अगर ए भी रहे तो अगर ए ब्लड ग्रुप माता का बी ब्लड, मतलब जरूरी नहीं कि माता के पिता का रहेगा, लेकिन दोनों का अलग अलग रहे तो उस स्थिति में ए ग्रुप ब्लड बी ग्रुप और ए बी या फिर ओ हो सकता है। अच्छा, इनमें कौन नहीं हो सकता है? तो नील दिया गया है, मतलब सब हो सकता है अगर यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए और बी है। अब आप ये याद रखिएगा कि जहाँ ना भी अगर ए ओ रहे वहाँ पे ओ 100% होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक ग्रुप है ए इंटू बी, सॉरी ए और ए बी और बी और ए बी, इसमें ब्लड ग्रुप जो है, और एक और है इसका अगर बात करते हैं लेकर, तो वो है ए बी। इनकी दोनों का अगर ए बी जो है ब्लड ग्रुप रहे तब जाकर ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये तीन जो है तीन को याद रखनी है। बाकी सभी में ब्लड ग्रुप होगा, तो वो तो कॉमन हो गया। जैसे कि ए और ए बी रहे तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, लेकिन ओ नहीं हो सकता है। फिर यहीं पे ए और ओ, अब इसमें बी की चर्चा है नहीं, तो बी तो एकदम नहीं होगा। फिर ए बी क्यों नहीं रहे, तो
ना बी ब्लड ग्रुप होगा ना ए बी ब्लड ग्रुप होगा। जब भी होगा तो ए या फिर ओ होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। फिर बी बी है, इसमें ए की चर्चा है नहीं है, तो ए तो 100% नहीं होगा, और जिसमें ए भी आ जाएगा तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए है तो ये होगा नहीं, तो बी और ओ हो जाएगा। मतलब ऐसे याद करनी है। अब रट्टा मारता बी बी ए बी ए बी ए बी ए, ऐसे रट्टा मारे से नहीं होता है याद, ठीक है। समझदारी करनी पड़ती है, समझने का क्षमता बढ़ाइए आप। जैसे कि बी और ए बी रहे, ठीक है, तो यहाँ पे बी ए और ए बी रहे, तो यहाँ तो ए का चर्चा है तो ए होगा, 100% होगा। लेकिन इसमें ना ओ होगा या ढंग से वो नहीं होगा कभी भी नहीं, ठीक है। तो ए होगा, बी होगा या फिर ए भी हो सकता है। फिर बी और ओ है, तो इसमें ए की चर्चा है बिल्कुल नहीं है, तो ए तो एकदम हटाइए देना है एकदम, ठीक है, एकदम हटा देना, बाकी बी और हो जाएगा। फिर ए बी है, ए बी है तो ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, दोनों होगा, लेकिन वो नहीं होगा, ठीक है। फिर ए बी है, तो इसमें ए भी होगा, बी भी होगा, ओ भी होगा, ओ होगा एकदम नहीं होगा। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहां पे ए बी या ओ रहता है ना, तो वहां पे वो नहीं होती है। अब इसको आप अलग से याद रखिएगा, लेकिन ए बी होगा, ए होगा और बी भी होगा, लेकिन ए बी और ओ नहीं होगा। फिर अगर ओ रहे तो दोनों का अगर ओ रहे तो ओ होगा, लेकिन जो नहीं होगा वो है ए और बी, और ए बी नहीं होगा। अब इसको हम दोबारा जो है पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन आपको याद करनी है, जैसे बताएं वैसे ही याद करना। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है उसको आप अलग से याद कर लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं रक्त के कार्य क्या है। तो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक परिवहन करना, शरीर का पीएच मान व ताप नियंत्रण करना, अन्य शरीर की रंगों जो है बोल सकते रोगों से रक्षा करना, उत्सर्जित जो है उत्पादों को अवशोषित कर उत्सर्जित अंगों तक जो है पहुंचाना, एंड हार्मोन्स को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। कहने का मतलब कि रक्त का जो कार्य है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस के पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, शरीर के पीएच मान को नियंत्रित करता है, शरीर के रोगों से रक्षा करता है, उत्पादित बोल सकते उत्सर्जित उत्पादों को जो है शोषित कर जो है उत्सर्जित अंगों तक पहुंचाता है, हार्मोन्स को विभिन्न अंगों तक ये पहुंचाता है। किसका कार्य है? सब रक्त का कार्य है, ठीक है। अब यहाँ पे है रुधिर आधान, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब किसको दे सकता है किसको ले सकता है। अगर हम ब्लड किसको डोनेट करते हैं तो किस व्यक्ति से हमें जो है ब्लड लेना चाहिए, किस व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए, कौन व्यक्ति दे सकता है कौन व्यक्ति नहीं दे सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो ए को देगा और ए बी को देगा, मतलब जिसमें ए की चर्चा रहेगा वो देगा। तो ए तो है ये है अपना आप है, और ए बी भी है तो ए बी में है ये ए, तो उसको भी देगा, ठीक है, दान कर सकता है। अब ये ले सकता है किससे? ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा आप याद रखिएगा कि ये जो ओ है ना, ये ऐसा ब्लड ग्रुप है कि ये सभी को दे देगा, ये दानी है, इसको बोलते हैं दानी, इसको दानी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सर्वदाता, सर्वदाता। तो कहिए कि दानी तो ठीक है, लेकिन लेने वाला कौन है? तो वो है ए बी, यानी इसी को बोलते हैं सर्वग्राही, सर्वग्राही यानी सभी को लेगा, ये सबसे ले लेगा लेकिन दे नहीं सकता है, ठीक है। तो गलत बात है ना, लिया तो देना पड़ेगा। अब यही बात करते हैं बी को लेकर देखिए यहाँ पे याद रखिए, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी में अब यहाँ पे बी की चर्चा है तो ए बी तो होगा ही, अब बी भी होगा, लेकिन इसमें ए की चर्चा है तो नहीं, तो ये ए बी की चर्चा, ए की चर्चा है तो ए बी ए को कैसे दे सकता है? ए को दे ही नहीं सकता है, ए को बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन ये दान कर सकता है बी को, ए बी को, और ये ले सकता है बी और ओ से, इनकी अपने आप से ले सकता है, ओ से लेगा। मतलब जो ब्लड ग्रुप ए है वो ए से लेगा, ओ से लेगा, जो बी है बी से लेगा, बी ओ है ओ से लेगा, ए बी है तो ए से लेगा, बी से लेगा, ए बी से लेगा, ओ से सर्वग्राही, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इसे सर्वग्राही बोलते हैं, और इस सबको दे देगा लेकिन लेगा सिर्फ अपने आप से। और जिसमें ए बी की हम बात करते हैं, इसमें ए को लेकर बी को लेकर, तो इसको कुछ याद नहीं करना है, ए है, ए का चर्चा नहीं है इसमें, ठीक है, मतलब सॉरी बी का चर्चा नहीं है तो बी तो अलग से नहीं होगा, लेकिन ए और ए बी में अगर चर्चा है तो ए बी हो जाएगा। जैसे बी तो ये अलग से जो है, इसमें ए होगा नहीं, लेकिन ए बी अगर है तो हो जाएगा, और बी है तो हो जाएगा, बस इतना ही याद रखना है। और ले सकता है अपने आप से ले सकता है और ओ से ले सकता है, इतना ही तो था, अब कुछ थोड़ी नहीं है। अब इसको पूरा एकदम खिंचबिचा दीजिएगा ना याद करने में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, रट्टा मारिए तो गया काम से। अब फिर प्लाज्मा, रुधिर का लगभग 55% जो है भाग प्लाज्मा ही होता है, और प्लाज्मा में 90% जल व 10% प्रोटीन व कार्बनिक लवण होते हैं, जो कि प्रश्न पूछे भी जाते हैं। रुधिर जब क्षतिग्रस्त ऊतक के संपर्क में आ जाता है तो प्लाज्मा में स्थित जो है फाइब्रिनोजन ही जमकर रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। यानी कि अगर बात करें इसमें लेकर कि कौन जो है इनमें रक्त का थक्का जमकर रक्त का थक्का जो है बनाने में मदद करता है, तो वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन, याद रखिएगा। फिर यही बात करते हैं लेकर, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स जो है प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है वो प्लेटलेट्स प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं।
और प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एवं एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। तो एक प्रकार की क्या है, वो प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाई जाती है, जो रक्त को थक्का जमाने में मदद करती है। याद रखिए, पूछा जाता है प्रश्न। फिर ग्लोबिन प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्बुमिन जो है वो प्राशनीय संतुलन में उपयोगी होती है। अगर आप किसी भी जो है टीचर या किसी भी जो है पब्लिकेशन बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है 9430534879 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मात्र जो है आपको एक बुक का पीडीएफ 21 रुपये में मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप इसमें से जो है किसी भी जो है बुक का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र जो है आप सिर्फ 21 रुपये में जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बुक हो। ठीक है, तो ये सभी अपने में आप बेहतरीन बुक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, ये सिर्फ आपको डेमो में दिया गया है। अभी बहुत सारे बुक हैं, तो आपको कोई भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 9430534879 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। मात्र 21 रुपये में जो है आपको पीडीएफ पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, अब रुधिर कणिकाएं क्या है। रुधिर कणिकाएं की अगर हम बात करते हैं लेकर, तो बोला जाता है कि ब्लड कार्पस, लाल जो है लाल रुधिर कणिका, इनकी रेड ब्लड सेल, या फिर इसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। तो याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, तथा आरबीसी को जो एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण लाल जो है अस्थिमज्जा वाले भाग में होता है। तो लाल अस्थिमज्जा वाला भाग में आरबीसी का निर्माण होता है, जिसे हम एरिथ्रोसाइट बोलते भी हैं। भ्रूणावस्था में जो है आरबीसी का निर्माण यकृत व प्लीहा में होता है। तो ये आप याद रखिएगा, भ्रूणावस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है यकृत व प्लीहा में होता है। और आरबी की संख्या 50 से लेकर जो 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर व जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। तो याद रखिए, जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी कुल रक्त कोशिकाओं का 99% होती है। और आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का लाल जो है लाल होता है। यानी अगर हम बात करें कि किसके कारण जो है रक्त का लाल हो सकता है, रक्त का जो रंग है वो लाल होती है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण, याद रखिएगा। आरबीसी केंद्रक जो है विहीन होती है, मतलब आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, जबकि ऊंट व लामा ऐसे स्तनधारी प्राणी है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये एक प्रकार का अपवाद है। ठीक है, ऊंट और लामा जिसमें केंद्रक पाया जाता है आरबीसी में। आरबीसी की आकृति जो है उभयतल, इनकी वायनो बोल सकते हैं वाइकोनकेव होती है। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य के जो है 10 मिलीलीटर रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मतलब कि 10 ml के जो है में रक्त में जो है वो बोल सकते हैं 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और 120 दिन बाद जो है आरबीसी का विनाश प्लीहा में हो जाता है। और 120 दिन बाद जो क्या होता है, आरबीसी का जो विनाश है वो मृत्यु जो है प्लीहा में हो जाता है। प्लीहा मतलब स्प्लीन इसी को बोलते हैं। यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान जो बोला जाता है वो प्लीहा को ही बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि 10 ml होना चाहिए, 100 ml में होता है। ठीक है, 100 ml में 12 से 16 ग्राम प्रोटीन ग्राम जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसीलिए जो है प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के केंद्र में जो आयरन धातु पाई जाती है। तो प्रश्न पूछेगा, हीमोग्लोबिन में जो कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन धातु, लोहा। सबसे बड़ी जो है आरबीसी ऊंट में व सबसे छोटी जो है आरबीसी हिरन में होती है। सबसे बड़ी आरबीसी कहाँ पे होती है, ऊंट में, सबसे छोटी हिरन में होती है। आरबीसी का जो है मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना ही है। आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन ही करना होता है। और प्रतिदिन लगभग 30 लाख जो है आरबीसी मर जाती है। और यदि किसी व्यक्ति को कुछ दिन जो है अंतरिक्ष या माउंट एवरेस्ट पर छोड़ दिया जाता है तो आरबीसी की जो है संख्या और आकार दोनों बढ़ जाएंगे। बोल सकते हैं कि रक्त समूह तथा इनमें जो उपस्थित प्रतिजन व प्रतिजन जो है राशियों को निम्न तालिका में समझ सकते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बताया भी गया कि जैसे कि अंतरिक्ष या माउंट एवरेस्ट पर छोड़ देंगे तो आरबीसी की जो है संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कुछ यहीं पे दिया गया, इस तालिका को समझिए, नहीं समझना है हम समझा देते हैं। ये इतना याद रखिए या ना रखिए, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा। बशर्ते आपको अगर याद करनी है तो ये याद कीजिए। ठीक है, इसके बारे में मैं भी उतना नहीं बता पाऊंगा, बट ये आपको याद रखनी है। अब जैसी बात करते हैं लेकर कि रक्त अगर ए है तो इसमें प्रतिजन जो है इसी को बोलते हैं एंटीजन। देखिए, एंटीजन याद रखिएगा, भी इंग्लिश भी याद रखना है। प्रतिरक्षी से बोलते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। ठीक है, अब एंटीबॉडी एंटीजन समझेंगे प्रतिजन और प्रतिरक्षी में। अगर रक्त समूह ए है तो इसमें एंटीजन ए होगा। अब प्रतिरक्षी कौन होगा, बी एंटीजन ए का। ठीक है, एंटीबॉडी ए का। अब एंटीबॉडी यहाँ पे ध्यान से देखिए थोड़ा सा। अब यहाँ बी एंटीबॉडी ए होगा, इसमें प्रतिजन हम देखा ए एंटीबॉडी ए एंटीजन होगा, बी में बी एंटीजन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो ए एंटीजन बोल सकते हैं एंटीबॉडी बी होगा।
अब जब अगर ओ, ऐसे तो ये नहीं पूछा जाता इन दोनों में, लेकिन ये दोनों पूछा जाएगा ओ और ए बी के बारे में। ओ में क्या होती है कि एंटीजन एकदम होता ही नहीं है, अनुपस्थित होता है, जबकि ओ में जो है प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडी होता है ए बी दोनों होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। जबकि यही ए बी में क्या होता है कि एंटीजन की प्रतिजन जो है उपस्थित होते हैं, लेकिन इसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं होता, इनकी अनुपस्थित होता है। किसमें? तो ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। अगर नहीं याद रखना तो आप ये भी याद रखिएगा तो काम चला जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। हो सकता है आपको ये भी याद रखना और ये भी याद रखनी है, और बाकी ये याद रखना तो याद कर लीजिए, मेरी क्या जा रही है। लेकिन मैंने जो आपको बताया इसको आप कहिएगा कि सर हमको याद हो गया है। बता दें, जब क्वेश्चन आएगा ना तो पूछ देगा ना कि जो है कि बताइए कि ब्लड ग्रुप ओ में जो है क्या अनुपस्थित रहता है। जब ऑप्शनों में देगा एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिरक्षा जो है प्रतिजन, तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसका ट्रिक आता है, ट्रिक से याद कीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं है तो कोई शब्द से रिलेट कीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन याद करना है। मैं उन चीज़ों पर आपको बताऊंगा, विशेष ध्यान दूंगा कि पढ़ने वाले बहुत सारे हैं, जो स्पेशल पढ़ लेगा ना, जो स्पेशल तरीके से याद कर लेगा ना, वो अपने आप में बेहतरीन बन जाएगा, क्योंकि रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यानपूर्वक से उसको याद करनी पड़ती है, क्योंकि आप भूले नहीं, तुक्का मारने से थोड़ी रिजल्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जाम में आती है तो वहां से भूल जाते हैं आप। अब मैं उन्हीं चीज़ पर विशेष ध्यान दूंगा जो आपको मैंने गलतियां किया वो आप ना गलती करें। ठीक है, जो मैंने देखा है, एनालिसिस किया है कि कहाँ क्या दिक्कत प्रॉब्लम होती है, वो आपको नहीं होना चाहिए अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो। ठीक है, अब इसमें गलती नहीं करना है। अब जैसे कि देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी की बात करते हैं, तो कहता है एंटीजन, इसको क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। और इससे ओ की अगर बात करते हैं लेकर, इसमें तो एंटीबॉडी होती है, जिसको प्रतिरक्षी बोलते हैं, इनकी एंटीबॉडी बोलते हैं, एंटीबॉडी बॉडी। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, यहां पढ़िए एंटीबॉडी। अब बॉडी की अगर बात करते लेकर, तो जो गोल मटोल रहेगा ना, उसमें क्या रहेगी? बॉडी रहेगी। बॉडी मतलब जो व्यक्ति देखते होंगे आप लोग, गोल मटोल रहेगा ना, वो एकदम बॉडी रहेगा। एंटी बॉडी बोलते नहीं कि बॉडी आगे नहीं एकदम हो, क्या बात है हो, कुछ खा पिया ही हो, फैट खाली खाई खा। एंटी बॉडी यानी कि बॉडी, बॉडी मतलब गोल मटोल, तो गोल मटोल मतलब ओ, तो ये ओ क्या है? गोल मटोल है। अब गोल मटोल मतलब ओ ओ ओ, बॉडी, बॉडी है इसका, बॉडी यानी एंटीबॉडी इसमें होगा, यानी कि ये एंटीबॉडी होगा इसमें, तब ये तो गोल मटा गया है। अब ए बी, अब क्या करेगा? अब मतलब अब कोई मतलब नहीं। अब जब इसमें आप याद रखिएगा तो ऐसे याद हो जाएगा। मतलब कहने का मेरा तरीका है कि आपको ए को याद रखनी है, बाकी आपका दोबारा ऐसे याद हो गया। तो गोल मटोल यानी कि इसमें बॉडी है, बॉडी यानी कि एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी है तो एंटीजन नहीं होगा। और जब इसमें एंटीजन नहीं है तो ए बी में एंटीजन होगा, जाहिर सी बात है, दोनों तो जो है उसका क्या है? अपोजिट है। बस इतना ही याद करना है, ज़्यादा समय एकदम नहीं। आगे बात करते हैं, श्वेत जो है रुधिर कणिका है, WBC या फिर ल्यूकोसाइट। तो यानी WBC की अगर बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल को लेकर, तो इसी को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये शरीर को संक्रमण से बचाती है, वह प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब ये शरीर को संक्रमण से बचाने का कार्य करती है कौन? WBC। और जब ये WBC खराब हो जाएगा ना, तो बहुत सारी जुकाम खांसी सब आपका आ जाएगा, बुखार तुखार पूरा हो जाएगा। और ये क्या करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, WBC का जो संख्या वो 6 से 8 हजार होती है, तथा इनका जीवन काल कितना होता है? 10 से बोल सकते हैं 13 दिन की, लगभग 2 सप्ताह तक होती है, मतलब मैक्सिमम, या फिर इसे मिनिमम 1 सप्ताह तक। आरबी से तथा बोल सकते हैं WBC का रुधिर में जो अनुपात होता है 600 से लेकर 1 का अनुपात, यानी आरबीसी अगर 600 है तो WBC 1 के अनुपात में होगा। फिर WBC आकृति में जो अमीबा की जो है कीर्ति की होती है, WBC जो है आकृति में अमीबा की आकृति होती है, आकार में सबसे बड़ी होती है। WBC की आकृति जो है वो अमीबा में होती है, जो कि सबसे बड़ी होती है। मोनोसाइट बोल सकते हैं कि WBC मोनोसाइट व सबसे छोटी। अगर हम बात करते हैं सबसे जो है आकार में सबसे बड़ी जो अगर WBC तो मोनोसाइट होगी, जबकि सबसे छोटी जो बोल सकते हैं जो WBC है वो लिम्फोसाइट है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है कि आकार में सबसे बड़ी मोनोसाइट, सबसे छोटी लिम्फोसाइट। फिर संख्या में सबसे अधिक जो है न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये भी याद रखना कि अगर संख्या में सबसे ज़्यादा बात करें WBC कौन सी होती है, तो न्यूट्रोफिल्स होती है। अभी आपको पता चल गया ना कि WBC 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों आपको याद रखनी है। मोनोसाइट व न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया के संक्रमण में जो है वो सत्य से जो है शरीर का रक्षा करती है, इनमें से भक्षण की क्षमता होती है, इसीलिए इन्हें जो है फैगोसाइट भी कहा जाता है। लिम्फोसाइट शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है, कहने का मतलब हुआ
कि जो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स है ये बैक्टीरिया के संक्रमण से रक्षा करती है, जो जीवाणु होते हैं उनसे जो है लड़ने का ये काम करती है। जो कि लिम्फोसाइट जो है ये शरीर में प्रतिरक्षी जो है उत्पन्न करती है, एंटीबॉडीज उत्पन्न करती है, ठीक है, संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबॉडीज। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स या बिम्बाणु, इसी को बोलते हैं प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट। ये आपको याद रखना, प्लेटलेट्स बोले या बिम्बाणु बोले या फिर थ्रोम्बोसाइट बोले, बात बराबर है। प्लेटलेट्स मुख्यतः रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। तो रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करती है? प्लेटलेट्स। पहले आपको यही याद रखना है। ये मेगा कैरियोसाइट अस्थिमज्जा की विशेष कोशिका के जो है टुकड़ों में विखंडन से बनती है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिमी होती है। एंड प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी के रक्त में ही पाया जाता है, मतलब जिसके पास स्तनधारी करने का क्षमता होते हैं उनके पास ही प्लेटलेट्स मिलेगा। एंड इनका जीवन काल 7 से 10 दिन होता है, लगभग WEC का ही दिन होता है, तो उसी का जो है बराबर होती है। फिर रक्त का थक्का बनाने में जो विटामिन के व प्रोथ्रोम्बिन सहायक होती है। तो पूछेगा प्रश्न कि विटामिन अगर बात करें रक्त का थक्का बनाने में तो विटामिन के, ठीक है, और नहीं तो फिर प्रोथ्रोम्बिन सहायक होती है। फिर विटामिन के व थ्रोम्बिन की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जम बनता है, जिससे हीमोफीलिया रोग हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, हीमोफीलिया रोग जो अनुवांशिक रोग है। जो हीमोफीलिया रोग है एक प्रकार की अनुवांशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बोलते हैं। फिर कोई भी वह पदार्थ जो रुधिर का थक्का बनाने से रुकता है उसे प्रतिस्कंदन कहते हैं। एंड हिपैरिन व एंटी प्रोथ्रोम्बिन प्रतिस्कंदन पदार्थ होते हैं। कौन? हिपैरिन और एंटी प्रोथ्रोम्बिन। यानी कि ये पदार्थ जो है रुधिर का थक्का बनाने से क्या करता है? रुकता है। तो रोकने वाला कौन है? हिपैरिन और प्रोथ्रोम्बिन, याद रखिए, एंटी प्रोथ्रोम्बिन। फिर कहता है रक्त समूह क्या है? तो स्वस्थ रक्त समूह दाता के रुधिर को जो है पीड़ित व्यक्ति ग्राही के जो है शरीर में पहुंचाना रक्तदान, इनकी रक्तदान बोल सकते हैं, कहलाता है। रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और रक्त समूह ओ को सर्वदाता और रक्त समूह AB को क्या बोलते हैं? सर्वग्राही बोलते हैं। अब यहाँ से भी दिक्कत है, जैसे कि आपको दे देगा O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। इनमें से बताइए कौन जो है सर्वदाता रक्त जो है रक्त है, ब्लड ग्रुप है, सर्वदाता। अब कहिएगा अरे ओ भी है, दुदुगो है, तो अब क्या होगा? तो यही तो हम कहना चाहते हैं कि जो गलतियां सब लोग करते हैं वो अपना करें। तो ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव को रक्तदाता बोला जाता है, ठीक है। फिर ब्लड ग्रुप AB को, यहाँ ध्यान से देखिए, AB जो है, हाँ ध्यान से देखिए, रक्तदाता यहाँ गलत बताती है। O जो पॉजिटिव है नहीं, O नेगेटिव को रक्तदाता, रक्तदाता, जबकि AB पॉजिटिव को क्या बोलता है? रक्तग्राही बोला जाता है। इनकी बोल सकते हैं सर्वदाता बोल सकते हैं। रक्तदाता बोलिए भी सर्वदाता बोलिए, बात बराबर है। और फिर सर्वग्राही, AB पॉजिटिव सर्वग्राही, O नेगेटिव रक्तदाता, ये फिर सर्वदाता। AB को क्या बोलेंगे? सर्वग्राही बोलेंगे। AB पॉजिटिव को, AB पॉजिटिव याद रखना, AB पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारा? सर्वदाता, उसी सर्वग्राही हो जाएगा। जबकि O नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? सर्वदाता हो जाएगा, ठीक है। आगे ही बात करते हैं, नेक्स्ट है RH फैक्टर, यानी कि RH कारक की अगर बात करते हैं तो RH एक क्या है? प्रतिजन होता है। लगभग 80% जो है मनुष्यों में पाया जाता है ये, तो याद रखनी है। RH कारक की खोज जो है लैंडस्टीनर ने की थी, बबिनर ने इसकी जो है रिसर्च जो है प्रजाति के बंदर में की थी। तो ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि RH फैक्टर जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो बंदर से, ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। जिन मनुष्य के रक्त में RH जो है नेगेटिव फैक्टर की अगर बात करते हैं कारक पाया जाता है, उनका जो है रक्त RH पॉजिटिव तथा जिन मनुष्य के रक्त में RH नेगेटिव कारक नहीं पाया जाता है उनका रक्त जो है RH नेगेटिव कहलाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। एंड RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति को RH नेगेटिव वाले व्यक्ति का रक्त चढ़ाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी यदि आप RH फैक्टर जो है पॉजिटिव वाले व्यक्ति को कहीं आप किसी गलती से तरीके से RH नेगेटिव वाले व्यक्ति का रक्त चढ़ा देते हैं तो उस दौरान जो है उसकी मृत्यु हो सकती है उस व्यक्ति को। किसको? RH फैक्टर पॉजिटिव वाले को। फिर कहते हैं यदि RH जो है पॉजिटिव पुरुष की शादी अगर RH नेगेटिव वाली महिला से होती है तो उसकी पहली संतान तो समान होगी, लेकिन उसके बाद की सभी संतानों को जो है भ्रूणीय अवस्था में जो है माता के गर्भाशय के अंदर ही रुधिर का थक्का बनने के कारण मौत हो जाएगा। यानी RH पॉजिटिव पुरुष की शादी RH नेगेटिव वाली महिला से कर दी जाती है तो उनकी पहली संतान समान होगी जैसे होती है,
लेकिन उनके बाद जितने भी संतान उत्पन्न होंगे एंड उसकी सभी जो है भ्रूणावस्था में ही मौत हो जाएगी, जिसे एरिथ्रो जो है बोल सकते हैं ब्लास्टोसिस फोर्टिलिस या गर्भ रक्ताणु को जो है कोरक कहा जाता है, कोरकता कहा जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए जो RH नेगेटिव माता को प्रथम जो है RH पॉजिटिव वाले बच्चे के जन्म के बाद RH प्रतिरक्षी नेगेटिव जो है एंटीबॉडी का इंजेक्शन ये दिया जाता है इस प्रकार से। फिर यहीं अगर बात करते हैं लेकर आगे, तो हृदय की पेशी को ऑक्सीजन न मिलने से छाती में दर्द होता है, जिसे हृदय शूल कहते हैं, चेस्ट पेन कहते हैं। रक्त में पाई जाने वाली प्रमुख धातु कौन सी होती है, तो लोहा इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि रक्त में पाई जाने वाली प्रमुख धातु जो होती है वो लोहा होती है। आरबीसी की संख्या जो है बात करते हैं साइटोमीटर द्वारा मापी जाती है। रक्त दाब को अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। शरीर में रक्त की अपर्याप्त जो है आपूर्ति हो तो इसे इस्कीमिया रोग कहते हैं। मानव रुधिर में जो कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर कितना होता है, 180 से लेकर 200 mg होता है। रक्त में मूत्रालय के उच्च स्तर के कारण गठिया यानी कि गाउट रोग होता है। प्रतिजन एंटीजन जो है आरबीसी में पाए जाते हैं, जबकि प्रतिरक्षी जो है एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। जबकि हमने ये भी देखा था कि ए बी अगर बात करते हैं रक्त को लेकर, जैसे कि बात ध्यान से देखिएगा, रक्त में अगर बात करते हैं ए बी को लेकर और आपको ओ की बात करते हैं, तो जहां अगर प्रतिजन की बात करता है तो आरबीसी में है, ठीक है, लेकिन प्रतिरक्षी एंटीबॉडी की बात करते हैं तो प्लाज्मा में है। ध्यान से देखिए प्लाज्मा में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडी यहीं पर लेके, तो एंटीबॉडी में जो है ओ जो है बोल सकते हैं ग्रुप में एंटीबॉडी पाई जाती है, जबकि ए बी में क्या पाया जाता है, तो ए बी एंटीबॉडी जो बोल सकते हैं प्रतिजन पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, वही आरबीसी में पाया जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। आगे ही बात करते हैं रक्त एवं लसिका में अंतर क्या है। रक्त यानी ब्लड होता है, लसिका का मतलब लैंप। तो कहा जाता है कि लाल रुधिर जो उपस्थित होती है इसमें, जबकि लसिका में लाल रुधिराणु अनुपस्थित होता है। श्वेत रुधिराणु कम जो है बोल सकते हैं, न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होता है। तो जो W अगर बात करते हैं श्वेत रुधिराणु तो कम होता है, लेकिन न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होती है। श्वेत जो इसमें रुधिराणु की बात करते हैं अधिक होता है, लेकिन लिम्फोसाइट सबसे अधिक होती है। घुलनशील प्रोटीन्स इसमें अधिक होते हैं, अघुलनशील प्रोटीन्स कम होते हैं। घुलनशील प्रोटीन इसमें कम होगा, अघुलनशील प्रोटीन में अधिक होंगे, यानी कि दोनों इसका अपोजिट है। O2 एवं पोषक पदार्थ की काफ़ी होगी इसमें, और मतलब O2 और जो पोषक पदार्थ होते हैं ना उसमें काफ़ी होगा इसमें, और O2 और पोषक पदार्थ इसमें बहुत कमी होगी, मतलब इसमें अधिक होगा इसमें कम होगा। उत्सर्जित पदार्थ एवं CO2 की जो है मात्रा समान होगी, जबकि इसमें मात्रा जो है काफ़ी अधिक में होगी। रक्त परिसंचरण तंत्र, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगी टॉपिक है, जिसे मानव हृदय का अध्ययन जो है कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो आपको पता होगा कि मानव हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। मानव हृदय में 2 आलिंद व 2 निलय पाए जाते हैं, ये भी पता होना चाहिए। अर्थात बोल सकते हैं यह जो है मायोजेनिक प्रकार का होता है। मानव हृदय में पुरुषों के हृदय का वजन जो है 300 ग्राम व महिलाओं के हृदय का वजन 250 ग्राम होता है। तो ये याद रखें क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मानव हृदय की अगर बात करते हैं पुरुषों में लेकर तो 300 ग्राम लगभग होती है, और मनुष्य की जो महिलाएं हैं उसमें 250 ग्राम होती है। मानव रक्त में बोल सकते हैं हृदय में जो रक्त का परिसंचरण होता है। मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, नॉर्मल सी बात है। महाधमनी के माध्यम में जो है माध्यम से शुद्ध रक्त शरीर के संपूर्ण अंगों में पहुंचाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे उल्टी नहीं बतानी है। यहाँ जो महाधमनी है ना, इसके माध्यम से शुद्ध जो रक्त होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो रक्त में वो हमारा शुद्ध रक्त हुआ, और जिसमें CO2 उपस्थित हो रक्त में वो अशुद्ध रक्त हो जाएगा। तो शुद्ध रक्त यानी कि शरीर के सभी जो है मतलब शरीर के संपूर्ण अंगों में ये पहुंचाया जाता है। तो शुद्ध रक्त को शरीर के संपूर्ण अंगों में पाया जाता है, कहाँ से, मतलब हृदय से, जो है हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के संपूर्ण अंग में पहुंचाया जाता है। और बच्चों का हृदय 1 मिनट में 140 से लेकर 160 बार धड़कता है, इनकी अधिक बार धड़कता है क्योंकि बच्चे में देखते होंगे आप लोग। वृद्धावस्था में हृदय 1 मिनट में 60 से 65 बार धड़कता है। मनुष्य का सामान्य रक्त दाब जो होता है 120/180 मतलब 80 होता है। तो सिस्टोलिक हो जाएगा, एक डायस्टोलिक हो जाएगा। दोनों आप क्या देखना, 120 सिस्टोलिक डायस्टोलिक। हृदय के दोनों निलय जो है वो वितरण पंप कहलाते हैं, वितरण पंप कहते हैं। हृदय की मांसपेशियों को रुधिर पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनी में किसी प्रकार की रुकावट आ जाने से हृदय घात या हो सकता है दिल का दौरा हो जाता है। मतलब जब हृदय में अगर रक्त का मात्रा आना जाना बंद हो जाएगा ना, तो आप कह सकते हैं एक तरह से कि हार्ट अटैक आ सकती है आपको, ठीक है। उसी प्रकार हार्ट अटैक भी आता है। 120 जो है सिस्टोलिक संकुंचन दाब होता है, मैंने पहले बताया था आपको कि 120 सिस्टोलिक जो है संकुंचन होती है, जबकि 80 जो है ये डायस्टोलिक शिथिलन कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान देनी है। अब दोनों में उल्टा मत बताना है, 120 सिस्टोलिक है जबकि 80 डायस्टोलिक है। फिर मानव हृदय की सुरक्षा जो है पेरिकार्डियल झिल्ली करती है। रक्त का शुद्धिकरण वृक्क यानी किडनी में होता है। तो ये पता होगा कि रक्त का जो शुद्धिकरण होता है जिसे हम डायलिसिस कहते हैं,
वृक्क यानी किडनी में होता है। हृदय में रक्त 2 बार आता है और इस कारण जो इसे दोहरी परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। रक्त का ऑक्सीकरण जो है फेफड़े में होता है और रक्त दाब का मापन जो है सिफगैनोमीटर द्वारा होता है। यहाँ देखिए रक्त दाब का मापन की बात करें सिफगैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान देनी है। विलियम हार्वे व्यक्ति थे, इन्हें जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। इसीलिए इन्हें जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहा जाता है। हृदय की आवाज को स्टेथोस्कोप द्वारा मापा जा सकता है, इन बोल सकते उपकरण द्वारा सुना जाता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, हृदय की आवाज की बात करें तो स्टेथोस्कोप, हृदय के अध्ययन की बात करता लेकर तो आपको कार्डियोलॉजी हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का सामान्य से कम होना ल्यूकोपिनिया कहते हैं, कि अगर डब्ल्यूबीसी का जो है सामान्य से कम हो जाएगा तो ल्यूकोपिनिया हो जाएगा, जबकि डब्ल्यूबीसी सामान्य से अधिक हो जाएगा तो ल्यूकेमिया हो जाएगा। आरबीसी का सामान्य से कम होना रक्तलापन इनकी एनीमिया हो जाता है। मतलब आरबीसी में जो है अगर कम हो जाती है तो उसे हम रक्तलापन या फिर एनीमिया बोलते हैं। वे रक्त वाहिनियां जो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, धमनियां कहलाती है। मैंने पहले बताया था कि हृदय से शुद्ध रक्त अगर शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाएगी तो वो धमनियां कहलाएगी। वे रक्त धमनियां जो अशुद्ध रक्त यानी कि जिसमें CO2 की मात्रा उपस्थित हो, जिस रक्त में CO2 की मात्रा होगा उसमें उसे हम अशुद्ध रक्त बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती है, मतलब अपोजिट हो जाएगा, उसे शीरा कहते हैं। तो शीरा को डायरेक्ट याद रखना कि अशुद्ध रक्त को ये परिवहन करता है। क्या करता है? अशुद्ध रक्त को। तो ये अशुद्ध रक्त को जो है विभिन्न अंगों से हृदय में लाता है, जबकि जो धमनियां है ये हृदय से शुद्ध रक्त को जो है वो विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। तो ये आप याद रखना है, ठीक है, इन्हें क्या अपोजिट नहीं बोलना है, ठीक है। फिर यही बात करते हैं, धमनियों में बहने वाला रक्त जो है लाल रंग का, जबकि शिराओं में बहने वाला रक्त जो है वो नीले रंग का होता है, ठीक है। हृदय की धड़कन का चक्र जो है काल या प्रति धड़कन में लगा समय जो होती है 0.1 सेकंड होती है। मतलब एक बार धड़कने के लिए आपको जो 0.1 सेकंड का समय लगता है। सर्वाधिक हृदय की धड़कन जो है बोल सकते हैं सर्वाधिक छछूंदर में होता है, वो 800 बार जो है 1 मिनट में धड़क जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम जो है ब्लू हेवन में है, यानी 1 मिनट में 25 बार ही धड़क पाती है उसका हृदय। फिर उच्च रक्तदाब जो है 140 से 9, जिसे हम हाइपर टेंशन कहते हैं। और निम्न रक्तदाब को क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं, जो कि 110/10 मतलब 70 होती है। तो यहाँ पे दिक्कत होती है हाइपरटेंशन अधिक करने पर, जब उच्च रक्तदाब हो जाएगा तब। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन इसमें होते कितने, हाई प्रेशर बोल सकते हैं अपनी, ठीक है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। और जब लो ब्लड प्रेशर होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं। ये लो ब्लड प्रेशर हो गया, ये लो ब्लड प्रेशर हो गया, ये हाई ब्लड प्रेशर हो गया। तो हाई में हाइपर, जबकि लो में हाइपो। तो हाइपर हाई हो गया, तो दोनों में तो हाई हाई है, लेकिन इसमें परटेंशन है, इसमें पोटेंशन है, यही आपको दिक्कत है। और ये कंफ्यूजन करता है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा तो गलत नहीं करनी है। यहीं अगर हम बात करते हैं तो अंगों या ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोकीमिया, हाइपोक्सिया कहलाता है। और अंगों ऊतकों या रक्त में ऑक्सीजन की अधिकता होना हाइपोर बोल सकते हैं, हाइपरकेनिया केरफेनिया बोलते हैं। हृदय को जो है रक्त की आपूर्ति कोरोनरी धमनी करती है। याद रखना कि हृदय को जो रक्त की आपूर्ति जो करती है वो कोरोनरी धमनी करती है। प्रति धड़कन में रक्त की जो पंपिंग मात्रा होता है 70 ml होता है। मतलब एक बार धड़कती है तो उसमें 70 ml जो है रक्त होती है, ठीक है, धड़कने पर। कपाट या बालवे के बंद होने से जो है लबडब की आवाज आती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है लबडब, ठीक है। तो ये जो लबडब की आवाज आती है ना, लबडब की आवाज आती है। द्विलिन क्या है? तो ये वह बोल सकते हैं त्रिवलिन। बाल में जो है लब अर्ध चंद्रकार में बाल में जो है डब की आवाज आती है। तो ये याद रखना है कि द्विलिन और त्रिवलिन में बाल्ब से जो है लब की आवाज आती है, जबकि अर्धचंद्राकार बाल्ब से जो है डब की आवाज आती है। तो ये प्रश्न पूछेगा, आपको ध्यान देनी है। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण दिल का दौरा पड़ जाता है। जब हृदय में रक्त की आपूर्ति कम हो जाएगी तो दिल को दौरा पड़ जाएगा आपका। रोमैटिक हृदय रोग का इलाज जो है एस्पिरिन की मदद से की जाती है। रक्त वाहिका प्रणाली या रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एंड विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक कहा जाता है भी है। उन्होंने हृदय की शरीर को जो है शरीर का पंपिंग स्टेशन कहा है, मतलब हृदय को बोल सकते हैं उन्होंने जो है शरीर का क्या बोला, पंपिंग स्टेशन कहा है। हृदय एक पतली झिल्ली से घिरा होता है जिसे हृदय आवरण कहते हैं। हृदय की दीवारें 3 स्तर एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम की बनी होती है। एंड हृदय 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है, कंकाल पेशी, हृदय पेशी और जिसमें अनैच्छिक पेशियां होती है, और चिकनी पेशी जिसमें अनैच्छिक पेशियां होती है। तो ये ध्यान देनी है। और यही बात करते हैं लेकर तो अध्ययन जैसे कि गतिविधियां,
जैसे ईसीजी का मतलब क्या होता है, तो इसमें हृदय की गतिविधियां देखी जाती है ईसीजी के माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईईजी क्या है, इलेक्ट्रोएनोफेलोग्राफ, मस्तिष्क की गतिविधियां। ईओजी इलेक्ट्रो ऑक्यूल ग्राफ, यानी आंख की गतिविधियां। और ईएमजी यानी कि मांसपेशियां की गतिविधियां। ये सभी आपको याद रखनी है। आगे यहीं पड़ी है कि ऐसे नोड को हृदय का पेस मेकर कहा जाता है। याद रखनी है, ऐसे नोड जो है ये हृदय का पेस मेकर कहा जाता है। पेस मेकर की गति प्रेरक ऐसे नोड जिसे सिनोआर्ट्रिकल नोड कहा जाता है, तथा ऐसे नोड को जो हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर भी कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यह दाएं अलिंद में स्थित है। तो प्रश्न पूछेगा ऐसे नोड जो है, जो पेस मेकर हृदय का जो है बोल सकते हैं हृदय का पेस मेकर कहा जाता है, ये हृदय के किस जो है मतलब किस भाग में उपस्थित रहता है, तो दाएं अलिंद में। कहाँ पे, दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से जो है हृदय की धड़कन का निर्माण भी होता है। और हृदय की धड़कन का तेज होना टेकीकार्डिया तथा धड़कन का धीमा होना वेडिकार्डियम कहलाता है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण जो किया गया था सी वनार्ड ने की थी 1967 ईस्वी में किया था, तथा भारत की अगर हम बात करते हैं 1994 में किया गया था, डॉक्टर वेणुगोपाल एम्स दिल्ली में किए थे। तो हृदय का प्रतिरोपण मतलब ट्रांसपोर्शन बोल सकते हैं, तो ट्रांसफर करना किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो पहली बार सी वनार्ड ने किया था 1967 में, लेकिन भारत में जो था 1994 ईस्वी में डॉक्टर वेणुगोपाल ने किए थे, एम्स दिल्ली वाला। तो याद रखनी है। कृत्रिम हृदय जिसका दूसरा नाम होता है जार्विक 7, प्लास्टिक एवं एल्युमिनियम धातु का बना होता है। जो कृत्रिम होता है क्या, प्लास्टिक और एल्युमिनियम धातु का बना होता है। इसका वजन भी 300 ग्राम का होता है। चिकित्सालय के ब्लड बैंक में रक्त को लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर महीने तक सुरक्षित रखा जाता है, और इसमें रक्त को जमने से रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट तथा सोडियम ऑक्जेलेट रसायन मिला जाते हैं। और ये रसायन रक्त को जमाने वाले तत्व कैल्शियम को प्रभावित नहीं कर देते हैं। अब यहाँ कहने का मतलब हुआ कि आप लोग देखते हैं कि ब्लड बैंक में जो रक्त को रखा जाता है ना, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखनी है। अब इसमें मिलाया क्या जाता है, तो इसे सुरक्षित रखने के लिए जो सोडियम साइट्रेट तथा सोडियम ऑक्जेलेट इसको रसायन मिला देते हैं उसी ब्लड बैंक में। अब इसलिए क्या करता है कि ये जो रसायन जो है वो बोल सकते हैं कि रक्त को जो जमाने वाले जो कैल्शियम होते हैं उसको क्या करता है, प्रभावहीन कर देता है, जिसके कारण नहीं जमता और लाखों महीने तक जो है सुरक्षित रह पाता है। खुला परिसंचरण तंत्र क्या है, आर्थ्रोपोडा संघ कॉकरोच, केकड़ा, प्राण, झींगा मछली, मच्छर, मक्खी आदि तथा मोलस्का संघ जिसमें घोंगा, सीपी, ऑक्टोपस आदि के जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र विकसित प्रकार का होता है। तो डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन खुला परिसंचरण तंत्र का भाग है, तो आर्थ्रोपोडा में आता है जैसे कॉकरोच हो गया, केकड़ा, प्राण, झींगा मछली से बोल सकते हैं, और मच्छर, मक्खी हो गया। इस सभी में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। यही मोलस्का संघ भी इसमें आता है जैसे घोंगा, सीपी, ऑक्टोपस, इसमें भी जो है खुला परिसंचरण तंत्र होता है। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। बंद परिसंचरण तंत्र सभी विकसित जंतुओं में जैसे मछली, मेढक, सर्प, पक्षी, केचुआ, स्केरिस तथा स्तनधारी संघ जिसमें मनुष्य आते हैं, इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र बोल सकते हैं। मनुष्य में बंद विकसित तथा दोहरे प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में हृदय 4 कोशिकीय होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं, 4 कोशिकीय होते हैं। मत्स्य वर्ग में 2। याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया। कोष्ठीय सरीसृप रेंगकर चलने वाले में और उभयचरों में 3 होती है, यानी कि सरीसृप जो रेंगकर चलते हैं और उभयचर इनमें 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको याद करना है जैसे ऊ से, तो ऊ ने लग रहा है 3 जैसा लग रहा है तो 3 हो जाएगा। अब कहेंगे सरीसृप को कैसे याद रखे, तो सरीसृप को आपको याद करना पड़ेगा, किस तरह से हम नहीं जानते, बस आपको याद करना पड़ेगा। बाकी मत्स्य वर्ग की बात करते हैं 2 हो जाएगी, याद रखनी है। और हृदय में 4 याद रखना। अच्छा, पक्षी को बताइएगा आपको कितने होते हैं, क्योंकि ये भी गर्म खून के होते हैं। पक्षी जो वर्ग आते हैं ये भी गर्म खून के होते हैं। इसमें भी कितने जो है कोष्ठकीय होते हैं आप बताइएगा कमेंट में, जो कि यहाँ पे दिए गए बताइएगा क्या जिसमें 4 हृदय जो है कोष्ठकीय होते हैं, चैम्बर होते हैं। पक्षी वर्ग एवं स्तनधारी वर्ग में 4 कोष्ठकीय होते हैं। यानी स्तनधारी को लेकर अब बात करें पक्षी को लेकर तो 4 हो जाएगा जो कि गर्म खून का होता है। मत्स्य वर्ग में 2 होगा, सरीसृप और उभयचर में 3 होंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहनी है, पूरी तरह से अच्छे से याद करनी है। अब कमेंट करते हैं कि हमको याद कराते चलिए। याद कराते हम किस चलेंगे, हम आपको बताएंगे ऐसे याद करनी है। आपको याद करना पड़ेगा ना, जहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेगा, जहाँ ट्रिक लगेगी वहाँ बता देंगे, ऐसे थोड़ी कि बताएंगे, क्योंकि हमने जिस तरह से याद किया उस तरह से बताएंगे आपको कि आप भी इस तरह से याद कर सकते हैं। बाकी आपको हम ही कैसे याद कराएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है।
हम पढ़ावे मतलब गजब बात है, ये कैसे कमेंट करते हैं आप लोग। हाँ, समझाने का तरीका मैं बता दूंगा आपको कि ऐसे याद करनी है, याद कर लेनी। तो हम ही समझाते, मतलब हम ही याद कराते चले, गजब आदमी है। मानव में दो प्रकार के रोग पाए जाते हैं, एक जन्मजात रोग होते हैं और एक अर्जित रोग होते हैं। जन्मजात रोग वे रोग होते हैं जो जन्म के समय से ही होते हैं। अर्जित रोग वे रोग होते हैं जो बाह्य वातावरण से होते हैं। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है, याद रखनी है, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। मतलब हम इसको याद करावे आपको कि हाँ याद करो ऐसे करें, नहीं ना। हमने बताया कि रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है, आपको याद करनी है। नहीं, याद करवा दीजिए। कैसे याद करावेंगे जब आदमी इसे करते रहेंगे तो हो गया, खत्म हो गया बुक। कैसे कैसे बात करते हैं आप लोग, कमेंट करते हैं। ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव जो शरीर में रोगों का उत्पन्न करते हैं, ठीक है। रोग का बोल सकते हैं, रोग कारक या पैथोजन कहलाते हैं। जो शरीर में रोगों का उत्पन्न करने वालों को, सूक्ष्म जीव को पैथोजन कहते हैं। रोगों के उपचार के लिए जो है दवाओं का प्रयोग सर्वप्रथम हिप्पोक्रेटस ने किया था। मतलब कि अगर बात करते हैं रोगों के उपचार के लिए जो दवाएं, जो मेडिसिन का प्रयोग होते हैं अभी प्रेजेंट में, वो करने वाला कौन है? हिप्पोक्रेटस है। इसलिए इन्हें औषधि विज्ञान का जनक कर सकते हैं, यानी मेडिसिन विज्ञान, ठीक है, साइंस का। तो औषधि विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? हिप्पोक्रेटस को। याद रखनी इंपॉर्टेंट है। रोग का कीटाणु सिद्धांत रॉबर्ट कोच ने दिया था। लेकिन रोग का कीटाणु सिद्धांत देने वाला कौन है? रॉबर्ट कोच। कहता है जीवाणु क्या है, तो जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई थी। सबसे पहले आपको याद रखना है, जिस बैक्टीरिया की खोज करने वाला कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंड जीवाणु नाम जो देने वाला का था, एहन वर्गन द्वारा रखा गया था। जीवाणु नाम दिया था ये, लेकिन खोजा था किसने? ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट कोच ने बोल सकते हैं कि जर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। और यही बात करते हैं लेकर कि तथा कोलेरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की हुई थी इसने। आगे लुई पास्चर द्वारा जो है दूध के पास्चुराइजेशन तथा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। जो लुई पास्चर है, इन्होंने जो दूध के पास्चुराइजेशन और रेबीज, जो बोल सकते हैं कि एक तरह से बैक्टीरिया के द्वारा, कि वायरस के द्वारा, तो वायरस के द्वारा, तो ये जो होती है ना, ये लुई पास्चर द्वारा किया गया था। फिर कुछ जीवाणुओं का आकार जो है कोमा की तरह होती है, उदाहरण विब्रियो कॉलेरी हो गया, ठीक है। वे पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किया जाते हैं तथा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं, एंटीबायोटिक कहलाते हैं, जो जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं। तंबाकू याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तंबाकू के जो है मोजेइक रोग का अध्ययन करने के दौरान रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 से विषाणु की खोज की थी। तो अगर बात करते हैं लेकर तंबाकू के जो मोजाइक रोग है, इसको अध्ययन करने के दौरान क्या हुआ कि वैज्ञानिक यूनिवर्सिटी ने जो है विषाणु की खोज की थी 1892 ईस्वी में। अंड विषाणु की प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों से मिलती है, याद रखना है, ठीक है। अंड अतः इन्हें जो है सजीव निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। अगर हम आपसे पूछें कि सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी को क्या बोलते हैं, तो विषाणु कहा जाता है, वायरस कहा जाता है, याद रखिए। एंड पहला विषाणु जो था क्या था? TMV, यानी कि बोल सकते हैं टोबैको मोजाइक वायरस, याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये। आगे यहीं पढ़िए विषाणु या वायरस जनित रोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विषाणु यानी वायरस, इनसे होने वाले कौन कौन से रोग हैं? पहला है रेबीज। देखिए मैंने पहले आपको ट्रिक बता देता हूँ। विषाणु से होने वाला एक रोग है जिसका ट्रिक है, रेखा हमें हीट करके पोएछे छोड़ गई। रेखा हमें हीट करके पोएछे छोड़ गई। अब यहीं से आपको बनाना भी है। अब ट्रिक से याद रखिए, जैसे भी याद रखिए, मैं जानता हूँ। तो रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, ठीक है, इस प्रकार को आपको याद रखना है। और बहुत सारे हैं, पोलियो, एड्स है, ठीक है, छोटी माता, इसमें छोटी माता हो गया, बड़ी माता हो गया, इन सभी इसमें आएगा। तो जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले रेबीज को लेकर, तो ये वायरस रेहब्डो वायरस के कारण होती है। अब इसका कारण किसका है? तो कुत्तों और बिल्ली बंदर के काटने से होती है, इन जानवरों के काटने से रेबीज आपका हो सकता है। लक्षण क्या है इसका? तो मुंह से झाग आना, पानी को देखकर डरना, इसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। प्रश्न पूछेगा हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? रेबीज से, याद रखिएगा। किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है, यानी ब्रेन में जो तंत्रिका तंत्र है उसको ही प्रभावित कर देगा। फिर अगला खसरा, मैमल्स। अब इसके बात करते हैं तो वायरस, इसी जो है कौन सा वायरस होता है? रूबियोला, या फिर बोलते हैं पोलिनोरा मार्विलोरा वायरस के कारण। तो ऐसे भी याद रखिएगा, रूबियोला वायरस के कारण होता है खसरा। लक्षण क्या है? तो श्वास नली में सूजन, प्रभावित अंग इसको किस करता है? श्वसन तंत्र को। खसरा श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देगा। इसका लक्षण आपको देखने वाला कि श्वास नली में सूजन आ जाएगी। चेचक या बड़ी माता, जिसे हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे बड़ी दिक्कत होगा। और एक छोटी माता जिसे हम चिकन पॉक्स कहिएगा। तो कहेंगे छोटी माता है तो स्मॉल होगा, नहीं, यहीं पे तो दिक्कत है।
और इसीलिए तो प्रश्न पूछता है इस हमसे, आपको वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। पहली बात, चेचक या बड़ी माता को हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं, यानी बड़ी माता को स्मॉल पॉक्स, जबकि छोटा माता को चिकन पॉक्स बनेंगे। अब ये नहीं कि छोटी माता है तो स्मॉल पॉक्स होगा, एकदम नहीं, दोबारा सोचना भी नहीं इसके बारे में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, चिकन पॉक्स छोटी माता, जबकि स्मॉल पॉक्स बड़ी माता होगा, इसी को चेचक बोलते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि याद करना है, बहुत प्रश्न पूछता है ये। इसका उपनाम है रुमाला पॉक्स। अब वायरस कौन सा इसका है? वेरियोला वायरस। यानी ये जो होता है वेरियोला वायरस के कारण ही छोटी माता हो सकता है, स्मॉल पॉक्स या फिर चेचक होती है। लक्षण क्या है? तो त्वचा पर बड़ी बड़ी फुंसियाँ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। छोटी माता चिकन पॉक्स, उपनाम इसका है चिकन पॉक्स। वायरस की तो होता है वेरिसेला वायरस। लक्षण क्या है? त्वचा पर छोटी छोटी फुंसियाँ आ जाएगी। अब कहिए कि ठीक है, हम अगर यहाँ से आगे बढ़ जाए ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे तो नहीं बन पाएगा। अब कहिए क्या पूछेंगे कि नहीं बन पाएगा, तो ध्यान से देखिए। हमने बताया आपको यहाँ पर कि छोटी माता बड़ी जो माता है, ठीक है, अगर हम पूछते हैं कि कौन सा ये वायरस के कारण होता है, तो आप लोग क्या बोल दीजिएगा? बेरीओला वायरस के कारण होता है, या फिर बोल सकते हैं बेरीसेला वायरस के कारण। लेकिन पूर्ण तरह से याद रखिएगा नहीं तो बेरीसेला ही मार दीजिएगा। जबकि बेरीसेला चिकन पॉक्स से छोटी माता के कारण होता है, इस बेरीसेला वायरस से, क्योंकि इसमें कुछ आपको अंतर है ही नहीं। बेरी इसमें भी है, बेरी इसमें भी है, इसमें ओला है, इसमें सेला है। तो कहिएगा हाँ, ये तो कन्फ्यूजन वाली बात है कि अगर आपसे पूछ देगा कि छोटी, यानी कि बात करें आपसे चेचक से, जो है चेचक जो रोग होती है वो किस वायरस के कारण होती है, ऑप्शन में आपको बेरीसेला दे देगा, रूबियोला दे देगा, ठीक है, बोल सकते हैं ओला दे देगा, इस प्रकार से दिया रहेगा तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। तो ट्रिक है इसको याद करने की। अब क्या ट्रिक है वह? तो कुछ भी नहीं है, देखिए आंसर, बेरीओला और बेरीसेला, ठीक है। अब चिकन पॉक्स छोटी माता, तो सेला अगर बात करते हैं, ओला को बात करते हैं लेकर, तो है तो बहुत सारे तरीका याद करने के लिए, बस आपको कैसे याद करनी है, बस मैं जो आप याद किया हूँ वही आपको बता रहा हूँ। अब बैरी ओला, ओला मतलब अधिक, ओला मतलब अधिक, अधिक मतलब ओला मतलब हो गया अधिक। ओला आंवला, आंवला बोलते हैं ना कि आंवला आंवला, ठीक है। तो आंवला आने से क्या हो जाएगा? बड़ी मात्रा हो जाएगा, यानी ओला। और सेला मतलब सेल कर देगा, तो सेल करेगा तो मतलब बहुत कम मात्रा बचेगा, कम हो जाएगा। वो सेल करेगा कोई चीज़ तो कम हो जाएगा ना उसका। अब बेच दिया तुमने, सेल कर दिया तो कम हो गया, कम मतलब छोटी मात्रा। तो छोटी मात्रा वेरी सेला, बैरी वाला मतलब औला, औला मतलब औला, औले बोलते नहीं, तो बड़ी मात्रा हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको जैसे याद रखनी है, बट याद रखनी है। आगे जुकाम, वायरस राइनो वायरस के कारण होता है जुकाम। कारण है मौसम परिवर्तन के कारण। लक्षण है बेचैनी, सिर दर्द, बदन दर्द आ जाएगी। सॉर्स वायरस जो है कोरोना वायरस के कारण होती है। लक्षण इसका कंकाल तंत्र में सिकुड़न, हाथ पैर सिकुड़ना, और प्रभावित अंग जो करता है वो तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करती है। एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स शॉर्ट में। तो ये आपको याद रखना है टोटल इसको। यही वायरस जो होती है ह्यूमनो बोल सकते हैं कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण, यानी HIV वायरस के कारण ही एड्स होता है, याद रखनी है। फिर कारण क्या है इसका? असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त सुई जो है रोगी संतान, मतलब उसका जो यौन संबंध हो असुरक्षित होना, इसका कारण है। लक्षण क्या है? तो शरीर में कमजोरी हो जाएगी, बेचैनी, कई दिनों तक बुखार रहना, उल्टी, दस्त, पत्थर, छत तंत्र सब कमजोर हो जाना, मतलब पूरी तरह से उसका काम तमाम हो जाना, ठीक है। फिर है एड्स की जांच क्या है? तो एलिजा टेस्ट है, PCR टेस्ट है, पोलिसा चेक रिएक्शन बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट। इन 3 प्रकार का टेस्ट है एड्स को जांच करने के लिए, एलिसा टेस्ट, PCR टेस्ट और वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये तीनों आपसे प्रश्न पूछेगा। आप कहिए कि हमको याद करवा दीजिए, मतलब हमको पागल समझे हैं? आप क्या करने के लिए बैठे हैं बताइए? आप, हम ये बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ याद करना है। एक बार से याद थोड़ी ना होता है, 2-3 बार याद करना पड़ेगा, तब जाए तो याद हो जाएगा। हमने बताया कि एलिजा टेस्ट के कारण ही जो है एड्स जांच की जाती है, PCR के कारण ही जो है टेस्ट जांच की जाती है, वेस्टर्न ब्लास्ट के जो है कारण से जो है एलिजा बोल सकते हैं जो है एड्स जांच की जाती है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा HIV जो है वायरस के कारण ही एड्स होता है, इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, इम्यूनो डिफेंसिस सिंड्रोम होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है? असुरक्षित यौन संबंध के कारण होती है, आप याद रखिएगा, ये सभी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे है यहाँ पे पोलियो। पोलियो क्या है? तो वायरस एंटीरो, या फिर बोल सकते हैं प्रभावित अंग जो इसका तंत्रिका तंत्र है, इनके एंटीरो वायरस के कारण पोलियो होता है। लक्षण बच्चों में उत्तक भाग कोशिकाओं का नष्ट हो जाती है। डेंगू नाम इसका हड्डी तोड़ बुखार है। हड्डी तोड़ बुखार किसको बोलते हैं? डेंगू को ही बोलते हैं। और इसका वायरस कौन है? आर्बो वायरस के कारण होती है। कारण क्या है? मादा इंडिज मच्छर के काटने से होता है।
तो मादा एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू होती है, और यह दिन में काटता तथा मच्छर जो है बोल सकते हैं स्वच्छ जल में पैदा होता है। ये स्वच्छ जल में पैदा भी होगा, इसमें मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है, याद रखना है। लक्षण क्या? तो बुखार, आंखों तथा जोड़ों में दर्द होना, प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। प्रश्न पूछेगा हड्डी तोड़ बुखार किन जो है किसे कहा जाता है? हड्डियों को। हर्पिस वायरस क्या होता है? हर्पिस के कारण होता है। लक्षण त्वचा में सूजन, प्रभावित अंग त्वचा को करेगा। ट्रेक्रोमा याद रखना है, ये संबंधित है आंख से। वायरस ट्रेक्रोमा के द्वारा होता है। लक्षण आंख में सूजन हो जाती है, प्रभावित अंग रेटिना को करता है। प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से आंख से संबंधित कौन सी रोग है? तो ट्रेक्रोमा। फिर अगला पीलिया। पीलिया को ही बोलते हैं जॉन्डिस हो जाना, जिसमें वायरस हेपेटाइटिस वायरस के कारण होती है। प्रभावित अंग या यकृत को करता है, किडनी को, यकृत को करता है। ठीक है। अगली बात करते हैं लक्षण क्या है? हथेली, नाखून व आंखों का रंग पीला हो जाना। अभी जो जॉन्डिस है ना, पीलिया रोग, इसमें खून की भी कमी हो जाती है, और ये गंदे पानी के कारण से हो सकती है। गंदे पानी का सेवन करना, खराब खाना का जो है सेवन करना, ठीक है, खराब खाना का सेवन करना, ठीक है, एक तरह से मतलब गंदे खाना, मतलब कि पूरी तरह से एकदम जिसमें मक्खी बैठ गया हो गया, मक्खी मतलब पूरी तरह से उसको अप्रभावित कर दिया गया हो और उसको आप खाना खा रहे हैं, तो उसमें आपको जॉन्डिस हो सकती है, पीलिया हो सकती है। और स्वच्छ जल जो है खाना पीना, मतलब कि गंदे पानी का सेवन जो है सेवन करना, इस प्रकार से पीलिया हो सकती है, क्योंकि हेपेटाइटिस भी है, तो आपको याद रखना है। अब ये प्रभावित अंग यकृत को कर देगा आपको। अगले है गलसुआ, मम्पस, मम्स वायरस जो होती है पैरोक्सिमिया वायरस के कारण होती है, प्रभावित अंग स्वास्थ्य तंत्र को करता है। इन्फ्लुएंजा जो है वायरस आर्थोमिक्सिया वायरस के कारण होती है, और इसमें जो लक्षण है वो बदन दर्द, श्वास नली में अवरोध। प्रभावित अंग जो करेगा प्रतिरक्षा और श्वसन तंत्र दोनों को ये प्रभावित करेगा इन्फ्लुएंजा। अगला जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न को जी बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, और यहाँ तो कन्फ्यूजन बहुत होती है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो कन्फ्यूज होते हैं और आपसे जानबूझकर जो है आयोग पूछता है ताकि आप गलत कर पाए। जैसे कि स्वाइन फ्लू, ये जो वायरस होती है वो H1N1 के कारण होती है। अगला यहीं पड़ी है बर्ड फ्लू, ये H5N1 के कारण होती है। आप कहिएगा कि याद किसे रखें? तो याद करना पड़ेगा, मतलब कि ये ऐसे प्रश्न है जो आपको दिक्कत कर सकता है। तो आप देखिए स्वाइन फ्लू और एक बर्ड फ्लू। तो स्वाइन मतलब होता है एस, अब बर्ड मतलब हो सकते हैं कि डब्लू, मतलब ई बी नहीं रखना है। बर्ड फ्लू वो याद रखना है जो पक्षी वाला एक तरह से। तो हमको बर्ड मतलब बर्ड वाला होता है ना बर्ड, तो आप ये भी कैसे भी याद रख सकते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, बट आपको जो हम याद किए हैं वही बता रहा है। अब जैसे स्वाइन, अब स्वाइन मतलब H1N1, तो सबसे पहले आपको HN याद रखना है, इतना तो याद रख सकते हैं ना, बिल्कुल रखते हैं। अब स्वाइन में H1N1 और बर्ड में क्या है? H5N1 है, H5N1 होगा। तो जैसे स्वाइन मतलब छोटा हो जाएगा स्वाइन, ठीक है, यानी H1N1 हो जाएगा। बर्ड मतलब बर्ड मतलब बहुत, बर्ड है, ठीक है, बर्ड बर्ड मतलब 5 यानी ज़्यादा, यानी H5N1। अब मैं नहीं जानता हूँ कैसे याद करनी है, बट आपको याद करनी है। अब कंफ्यूजन मत रहिए कि हाँ बर्ड फ्लू का आपको ये मारना है, स्वाइन फ्लू को ये बताना, नहीं, बिल्कुल गलत। कारण सुअर का शुद्ध मांस जो है मांस स्पोर के कारण होती है। लक्षण बुखार, सिर दर्द, श्वास लेने में दिक्कत। प्रभावित अंग प्रतिरक्षा तंत्र को करती है। बर्ड फ्लू में प्रभावित अंग प्रतिरक्षा तंत्र को नहीं करती है, कारण होती है जैसे पक्षियों का शुद्ध मांस से होती है। लक्षण जैसे बुखार, श्वास लेने में दिक्कत आ जाती है। अब है अगला पोलियो, ये एंटीवायरस कर्म होता है, एंटीवायरस कर्म। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, दूषित जल द्वारा संचालित। साल के बाद साबित द्वारा टीका इसका दिया था, ओवीजी का खोज किया गया था 1995 में। WHO ने पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू भी किया था। अगला चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो है ना, ये विषाणु वाहक है जो अल्फा वायरस के कारण होती है, जिसमें हड्डियों में दर्द। प्रभावित प्रथम जो रोगी था वो तंजानिया में देखने को मिला था चिकनगुनिया का। कोविड-19 तो पता ही होगा, कोरोना वायरस, तेज बुखार आना, खांसी, फेफड़े में संक्रमण। वैक्सीन कोवैक्सीन, कोविशील्ड भी था। अगला मेनिंजाइटिस, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आना, मस्तिष्क आवरण में संक्रमण, सेरेब्रो स्पाइनल नर्व में संक्रमण हो जाती है। हेपेटाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जैसे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछता हूँ आपको बताएंगे। पहले आपको याद रखना है हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस ए और ई जो है ना, ये पानी द्वारा होती है, जबकि यहाँ पे बी सी डी जो है ना, ये रक्त के द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा फैलते हैं, और यह यकृत प्रभावित करता है, जिसे बोल सकते हैं गामा ग्लोबिन इंजेक्शन इसमें दी जाती है। अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन रक्त परिसंचरण तंत्र वाला जो है होने वाली हेपेटाइटिस है? तो बी सी डी और ई दिया रहेगा, तो आपको तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है ना, क्योंकि पता नहीं चलेगा कौन जो है रक्त के द्वारा होने वाला हेपेटाइटिस है, कौन जो है पानी के द्वारा होने वाली है। तो याद रखना, ए ही हो जाएगा पानी के द्वारा, बी सी डी जी हो जाएगा वो रक्त के द्वारा हो जाएगा। अब मैं नहीं जानता आपको कैसे याद रखना है, बट आपको याद रखना है।
आगे ये बात करते हैं जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग, यानी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग। तो अगला है प्लेग। अब इसका भी एक ट्रिक है, पंडित जी का टीका नींव है। पंडित जी का टीका जो है नींव है, नींव है। जैसे प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। बहुत सारी इसमें हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, थोड़ा हैजवा धर लेता हूँ, निमोनिया थोड़ा धर लेता हूँ, सब जीवाणु बैक्टीरिया में ही आता है। बोलते हैं ना, किसी को गाली दीजिएगा तो बोल थोड़ा हैजवा धर लेता हूँ, गाँव में देखिएगा ऐसे बोलता है। तो बात करते हैं यहाँ पे प्लेग लोग को लेकर। प्लेग तो जीवाणु क्या है, पैसिनिया जो है पेस्टिस के कारण होती है। कारण चूहे के काटने से होता है प्लेग। लक्षण क्या है, बुखार, ठंडा पर, थकान व रक्तस्राव जो काले में परिवर्तित हो जाता है ये, एंड इसे काली मृत्यु भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछेगा काली मृत्यु किसको कहा जाता है, प्लेग को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब यही बात करते हैं डिप्थीरिया को लेकर। तो डिप्थीरिया जो है कौन सा जीवाणु कारण होता है, तो कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया कारण होता है। इसका लक्षण है हल्का ज्वर, गले का खट्टा होना, प्रभावित अंग, श्वसन तंत्र को करता है। और जो प्रश्न पूछा जाता है, अब तो डिप्थीरिया का रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। अब ये डीपीटी का टीका जो दिया जाता है वो डिप्थीरिया के लिए देता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे ही बात करते हैं लेकर आगे। तो कहता है टीबी या जो है क्षय रोग, जिसको तपेदिक बोलते हैं, यानी टीबी बोलिए फिर क्षय रोग बोलिए फिर तपेदिक रोग, ये बात बराबर है। जीवाणु होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा, इंपोर्टेड हो जाएगा। कारण है खांसने, छींकने, लार्वा, बातचीत आदि। लक्षण उत ज्वर, जो है खांसी, खांसी के जो है मतलब खांसी के साथ खून आ जाना, ठीक है, छाती में दर्द होना, भार में कमी आदि सभी जो है टीबी का कारण है। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कि टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रश्न पूछा गया है। आगे काली खांसी, जीवाणु बैसिलस या बोर्डेला पर्ट्यूस के कारण होती है। लक्षण उच्च ज्वर, खांसी, जलन, छाती में दर्द आदि होती है, प्रभावित अंग फेफड़े को कर देती है। टिटनेस जो है इंपॉर्टेंट है, क्लाउडिडियम टिटनी के कारण होता है। कारण घाव, दुर्घटना व अनिवार्य उपकरणों के प्रयोग से होता है। लक्षण पेशी दृढ़ता, जबड़ा बंद व शरीर खींच जाता है। जो है बोल सकते हैं घाव के 24 घंटे के अंदर जो एटीएस का टीका भी दिया जाता है, टिटनेस का टीका एक तरह से बोल सकते हैं। प्रभावित अंग के तंत्रिका तंत्र को करेगा ये। टाइफाइड इंपॉर्टेंट है, जीवाणु साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। कारण अशुद्ध जल व भोजन के मक्खियों द्वारा होता है, याद रखनी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें तेज बुखार, आंतरिक दीवार में फेफड़े हो जाना, मतलब फोड़े हो जाना। उपचार है एस्पिलिसिलिन एंड फ्लोरेम फाइनिकल प्रभावित जीवियों द्वारा। पहचान के लिए आपको बिडाल टेस्ट दी जाती है। तो बिडाल टेस्ट के लिए जो है हो सकता है, बिडाल टेस्ट जो है किस जो है जीवाणु के कारण जो है देखने, मतलब जीवाणु की जो है जांच करने की जाती है, तो वो है टाइफाइड को, याद रखिएगा। प्रभावित अंग की आंत को कर देगी। अगला है निमोनिया। निमोनिया जो जीवाणु होती है वो डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण होती है। लक्षण अचानक ठंडा होना, छाती में दर्द, बुखार आना या क्षय जो है रोग छोटे शिशु में अधिक देखने को मिलेगा। औषधि इसका कौन सी है, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट ये पढ़िए हैजा, इसी को बोलते हैं क्लोरेरा। ये जीवाणु विब्रियो कोलोरी के द्वारा होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना, विब्रियो कोलोरी के द्वारा जो है हैजा होती है। यह शुद्ध जल और भोजन से होती है, मतलब शुद्ध जल का और भोजन का सेवन करने से हैजा होती है। लक्षण उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण, की डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हैजा के रोगी को जो है वो आर्स का घोल भी दिया था, तो याद रखना ये वाली, ठीक है। फिर सिफिलिस, जीवाणु टिप्रोनिमा पैलिडियम के द्वारा होती है। इसे एसटीडी या फिर लैगिक्स जो है संसर्ग रोग भी कहते हैं। लक्षण है जनांगों जो है पर दर्द रहित छाले व सूजन हो जाना, झुर्रियां व बालों का झड़पन आदि। औषधियां इसमें पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का जो है दी जाती है। नेक्स्ट कोष्ठ या कुष्ठ रोग, तो बताया ना कि पंडित जी का टीका क्या है, न्यू है, वहां से भी आप याद रखिएगा। तो अब बात करते हैं कुष्ठ रोग को लेकर। जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। लक्षण त्वचा पर धब्बे, अंत फोड़े, अंगुलिया के आकार में बदलाव आती आ जाती है। अब नेक्स्ट जो है प्रोटोजोवा जनित रोग है, इन प्रोटोजोवा से होने वाले रोग। तो इसका भी एक ट्रिक है, पे काम सोप, पे काम सोप। आपका इसका मतलब क्या, तो पेज से पेचिस हो जाएगा, का से काला ज्वार हो जाएगा, माँ से मलेरिया हो जाएगा, सो से सोने की बीमारी हो जाएगा, और पास से पायरिया हो जाएगा, ठीक है। पास से पायरिया, वो पायल नहीं, पायरिया, ठीक है। तो हरे पहले वो है पायरिया, नहीं वो मत समझिए, मतलब कि पेचिस, काला ज्वार, मलेरिया, सोने की बीमारी और पायरिया, ये इतना याद रखना, बाकी याद रखिए ना रखिए अलग बात है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं मलेरिया को लेकर। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा यह मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट।
कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाती है, और कौन सी प्रोटोजोआ है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाली। लक्षण जाड़े के जो है साथ बुखार आना प्रभावित अंग प्लीहा को कर देता है ये। मलेरिया के इलाज के लिए पेनिसिलिन नामक औषधि से जो है किया जाता है, और पेनिसिलिन को सिनकोना के वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। याद रखना, पेनिसिलिन जो है इस सिनकोना के वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है, और इसके जो इलाज के लिए, मलेरिया के इलाज के लिए जो है पेनिसिलिन नामक औषधि भी दी जाती है। ठीक है। अच्छा, हमने को पहले बताया था जो जीवाणु बैक्टीरिया को लेकर डीपीटी के बारे में, डिप्थीरिया पिट्यूरिस टिटनेस, तो इसको आप याद रखिएगा, डिप्थीरिया पिट्यूरिस टिटनेस। ठीक है। आगे ही बात करते हैं लेकर यहीं पे, तो आगे है अमीबी जो है अमीबियासिस या फिर अमीबिया पेचिस, इसी को डायरेक्ट बोलेंगे पेचिस। तो ये अंटमीबा हिस्टो जो हो सकते हैं हिस्टोलाइटिका के कारण होती है। लक्षण है डायरिया, मल के साथ खून आना, उदरीय दर्द आदि। फिर है पायरिया, एंटमीबा जिंजो वेलस के कारण होती है। दांत व मसूड़े के खून आना प्रभावित अंग मुख करेगा। तो बोलते हैं ना कि आपको पायरिया हो गया है, कि आपको दांत से खून आता है, तो अभी यूज करें कौन सा, पतंजलि का नहीं था। चलिए आगे देखिए। फिर आगे है कालाजार, लिस्मैनिया इसी को बोला जाता है, याद रखिएगा, लिस्मैनिया को ही कालाजार बोलेंगे। अब ये प्रोटोजोवा लिस्मैनिया डोडोवेनी के द्वारा होता है, डोडोवेनी के द्वारा, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बालू मक्खी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, बालू मक्खी के काटने से ही काला ज्वार होता है, लिस्मैनिया जिसको बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट जगह याद रखिएगा। लक्षण मलेरिया के समान ही होते हैं तथा गिरद व प्लीहा के आकार में वृद्धि हो जाती है इसमें। अगला है अफ्रीका का निद्रा रोग। ठीक है। तो अगला अफ्रीका का निद्रा रोग टाइपो बोल सकते हैं नोसोमिसिया, यह बोल सकते हैं टिपैनोसोमिया गैबियम से उत्पन्न होता है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिसी मक्खी के काटने से ही निद्रा रोग होती है, याद रखिएगा, सिसी मक्खी के काटने से, जबकि बालू मक्खी काटने से काला जार। मादा मच्छी काटने से कौन होता है, बोल सकते हैं मादा मक्खी काटने से बोल सकते हैं मलेरिया रोग होती है। मैंने पहले भी देखा था, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, मलेरिया। ठीक है, मादा एनफिलीज मच्छर काटने से। फिर यह रोग जो है बोल सकते हैं रोगी को निष्क्रिय व अचेती बनाता है। नेक्स्ट जो आपको देखने को मिल रहा है वो है कवक या फंगस जनित रोग, यानी फंगस को बोलते हैं कवक, यानी कवक से होने वाले रोग। अब इसका भी एक ट्रिक है, दामाद जी का गंजापन, ऐसी तो है ट्रिक, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन लग तो रहा है कि दामाद जी का गंजापन ही याद है, बट यहाँ पे गंजापन से हो जाएगा टीनिया कैपिटियस से जो है कवक के कारण गंजापन होती है। दामाद जो है एस्परजिलस फ्यू बोल सकते हैं मेगेटस के कारण होती है। दांत व खुजली जो है एस्केबिस के कारण होती है, और एथलीट फुट जो है ये बुबचेरिया जो है बेम्फ्रो फटाई के कारण होती है। अब इतना याद नहीं रखना, बड़ी याद रखना, तो आपको ये याद रखना कि हाँ कवक के द्वारा इतने रोग होते हैं। तो पूछेगा इनमें से कौन जो है कवक जनित रोग नहीं है या फिर है, कौन बैक्टीरिया रोग है, कौन इसमें जीवाणु जो है रोग है, कौन इसमें वायरस रोग है, कौन इसमें विषाणु रोग है। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा आपको, बस आपको प्रकारों जो है पूरी तरह से याद रखनी है। ठीक है, तो उतना ही तो याद करना पड़ेगा। आगे ही बात करते हैं नेक्स्ट को लेकर, तो ध्यान से देखिएगा एलर्जी। एलर्जी जो है कोई बीमारी नहीं है, एलर्जी होती है कोई बीमारी नहीं है, ये अपितु या असंक्रामक हो सकते हैं व्यवस्था है जिसमें कुछ वस्तुएं जैसे कि सौधी, धूलकण, परागण जैसे जंतु संता, ठंडक आदि के प्रति व्यक्ति आंतरिक उत्तेजना प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, जैसे कि है बुखार, अस्थमा, एक्जिमा एलर्जी है। ठीक है, इसी प्रकार का एलर्जी है, अस्थमा, एक्जिमा, है बुखार। जब एलर्जी पदार्थ प्रोटीन होते हैं तब ये एंटीजन कहलाते हैं, मतलब जब पदार्थ के रूप में होंगे, प्रोटीन के रूप में होंगे ना, ठीक है, तो ये एंटीजन कहलाएंगे। टीकाकरण क्या, वैक्सीन, तो वैक्सीन इसका टीका में कमजोर मृत जर्म्स होते हैं जो शरीर में इंजेक्शन, स्क्रैच और मुख के जो है माध्यम से प्रवेश कराए जाते हैं। वैक्सीन का सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड जेनर ने किया था 1796 ईस्वी में चेचक पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था। तो प्रश्न पूछेगा चेचक की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी ना। और यही बात करते हैं जो चेचक के मतलब टीके की खोज, चेचक की खोज नहीं, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था 1796 में। प्रश्न पूछा है बच्चे के जन्म के समय डीपीटी का टीका दिया जाता है, ये मैंने पहले बताया था आपको, डिप्थीरिया पिट्यूरिस टिटनेस हो जाएगा। 4 माह के बच्चे को ट्रिपल एंटीजन का टीका दिया जाता है, ट्रिपल एंटीजन का टीका 4 माह के बच्चे को। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, पोलियो और टिटनेस, यानी पिट्यूरिस को ही बोलते हैं पोलियो, तो आप याद रखिएगा। बाकी टिटनेस, डिप्थीरिया आपको ये तीनों याद रखनी है। इसमें कॉलर फ्लैग और टाइफाइड जो टाइफाइड के वैक्सीन बच्चों में 1 साल का होने पर यह दिया जाता है। नेक्स्ट कैंसर,
अब कैंसर क्या है? तो यह एक घातक बीमारी है जिससे शरीर की कोशिकाएं अत्यधिक वृद्धि करने लगती है और परिणामतः जो है गांठें बन जाती है जो अंततः फूटकर घाव में परिवर्तित हो जाती है। इसका कारण पराबैंगनी किरणें हैं। तो आप जानते होंगे कि जो वायुमंडल से जो पराबैंगनी किरणें आती है जौन परत जो क्षरण होने से कारण, तो जौन परत जब क्षरण होगा ना तो ये पराबैंगनी किरणें आपको त्वचा में कैंसर उत्पन्न कर देती है। ठीक है, रासायनिक पदार्थ के कारण होते हैं, नशीले पदार्थ हैं, विषाणु आदि के हो सकते हैं। ब्लड के कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं, याद रखिएगा। ब्लड एक कैंसर होती है जिसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं। यहीं पे जो WBC की संख्या में अत्यधिक बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है, तो ये ब्लड कैंसर को बोलते हैं ल्यूकीमिया। ठीक है, याद रखनी इसलिए आप। आगे ही बात कर कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या है? तो यह त्वचा, स्तन, मस्तिष्क तथा गर्भाशय में होती है। आंतरिक अंगों, रक्त पेशियों, अस्थियों में के जो है कैंसर को सार्कोमा कहते हैं। अस्थिमज्जा, प्लीहा, यकृत आदि के कैंसर को लिम्फोमा कहते हैं, याद रखना है। तंत्रिका तंत्र के कैंसर को ग्लियोमा कहते हैं। तो सब अलग अलग प्रकार का कैंसर है। फिर यही बात करते हैं, आंख के कैंसर को रेटिना ब्लोस्टा कहा जाता है। यह आनुवांशिक कैंसर होती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये कैंसर होती है। पर मस्तिष्क के कैंसर को मस्तिष्क ट्यूमर कहा जाता है, हाँ याद रखना। इसने कहा ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं, लेकिन जो मस्तिष्क में जो कैंसर मतलब कैंसर जो होता है उसे ट्यूमर कहा था, मस्तिष्क ट्यूमर बोल सकते हैं। रोडेंट अल्सर जो है एक प्रकार का त्वचा कैंसर है जो चेहरे को प्रभावित कर देता है। अब अगला प्रदूषण जनित रोग, जैसे जनित बीमारियां। तो मिनी माता रोग इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और यहीं से प्रश्न पूछा जाता भी है। तो मिनी माता रोग यह शरीर में पारा यानी कि Hg की अधिकता के कारण होता है। अब यहाँ पे कमी नहीं याद रखिएगा, अधिकता के कारण होती है। तो पारा की कमी बोल सकते हैं, अधिकता के कारण जो है मिनी माता रोग होता है। बोलते हैं ना कि इसको याद करने के लिए हम बता देंगे, याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाता है। बस आपको कुछ याद रखना ना रखना है, यहाँ पे याद रखना है, यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बोलते हैं ना, मैया के हमारा पारा चढ़ गया है, कुछ ना बोलिए हम, मैया के पारा चढ़ गलो बोलते ही ना, बोलते हैं मैया, मैया मतलब मिनी माता। अब मिनी माता मैया पारा चढ़ गए तब पारा, याद रखिए। ठीक है, उसमें शरीर के अंग जो है होठ तथा जीभ कारण बंद कर देते हैं और साथ ही जो है बहरापन, आंखों का धुंधला तथा मानसिक जो है असंतुलित खो बैठता है। आगे यहीं पे इटाई रोग, या कैडमियम के प्रदूषण से होती है। इसमें अस्थियों व जोड़ों के दर्द के अलावा लीवर व फेफड़े का कैंसर भी हो जाता है। अब इसको कैसे याद रखें? तो ये कैडमियम के प्रदूषण के कारण होती है और इसे इटाई रोग बोलते हैं। तो कैडमियम की अधिकता की बोल सकते हैं एक तरह से इटाई रोग होती है। अब इसको याद रखना कैसे? तो हम लोग बोलते हैं ना, कुछ कौन सा फिल्म था, फिल्म कॉमेडी था कि नहीं बोलते हैं कि 2 दिन और साथ चल लिया होता, इतना गुस्सा होगा नहीं, अगर हमेशा के लिए चल जी होता तो नहीं बोलता है कि अगर काट दोगे टाई टाई कर दो, मतलब काट दोगे। तो बोलते ना कि काट दोगे टाई टाई कर दो, मतलब काट दोगे इटाई टाई कर दो। इसे याद रखना है, मतलब अगर काट दोगे मतलब कैडमियम, इटाई टाई कर दो मतलब इटाई टाई रोग कैडमियम। ठीक है, ऐसे याद रखना। बाकी हम नहीं जानते आपको कैसे याद रखना, मैं जैसे याद रखा हूँ वैसे याद करता हूँ और मेरा सही जाता है। ठीक है, फिर ये ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये नाइट्रेट की अधिकता से होती है। नाइट्रेट की अधिकता के होने पर जो हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके अक्रिय जो है मिथोमोग्लोबिन बनाता, जो शरीर में ऑक्सीजन संचरण को अवरुद्ध करता है। फलता नवजात शिशु नीला पड़ जाता है। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट, तो नाइट में मिलने कौन जाता है? ब्लू बेबी कौन जाता है? बेबी मिलने के लिए जाता है, नाइट में क्या जाता है? अब दिन में तो मिल नहीं सकते हैं, नाइट में मिल सकते हैं। तो ब्लू बेबी, बेबी जैसे देखना, बेबी चलो नाइट में घूमने मिलने। ठीक है, आप जो भी बोल सकते हैं, मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता कैसे याद करना है। फिर है ब्लैक फुट, तो ये जो आर्सेनिक के लगातार संपर्क में यह बीमारी होती है, यह त्वचा तथा फेफड़ों का कैंसर भी हो जाता है। तो ये आर्सेनिक जो है ना, ब्लैक फुट, ये मैं ऐसे डायरेक्ट याद रखा हूँ, बाकी इतना याद रखिएगा तो ऐसे आप याद हो जाएगा। तो ब्लैक फुट जो होती है वो आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ये बीमारी होती है। ठीक है, अगला अनुवांशिक रोग, पीढ़ी दर पीढ़ी वाला, मतलब माता पिता के जो रोग है आपको जो है बेटे पुत्र में होने वाला रोग, ये सभी आपको अनुवांशिक रोग आती है, जेनेटिक्स रोग होते हैं। तो सबसे पहला आता है बर्नार्डता। इसके रोगी जो है लाल एवं बोल सकते हैं हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। मतलब लाल कौन लाल रंग है कौन हरा है, इसमें भेद नहीं कर पाएगा। मतलब हरा वाला को लाल बोल देगा, लाल को हरा बोल देगा। इसी को बोलते हैं बर्नार्डता, कलर ब्लाइंडनेस। यदि बर्नार्डता पुरुष की शादी समान महिला से होती है, ध्यान से यहाँ से देखिएगा, अगर कोई बर्नार्डता पुरुष है, अगर किसी महिला से शादी होती सामान्य महिला, तो उसके बच्चे में लड़की बर्नार्डता होगी तथा लड़के समान होंगे। मतलब कहने को कि बर्नार्डता पुरुष है तो पुरुष उसमें क्या होगा, पुरुष इसमें समान हो जाएगा, मतलब लड़का जो होगा ना वो समान हो जाएगा, लेकिन यहीं पे लड़की क्या हो जाएगी,
वर्णात्मक हो जाएगी, जबकि महिला यहाँ पे सामान्य थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, उल्टा हो गया। और यदि वर्णात्मक महिला की शादी सामान्य पुरुष से हो जाती है, अगर कोई महिला वर्णात्मक है और सामान्य पुरुष से हो जाती है, तो उनकी संतानों में आधे जो है वो वर्णात्मक एवं आधे समान होंगे। समझ रहे हैं? आधे वर्णात्मक होंगे और आधे समान होंगे। और इस रोग को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। आगे फिर है हीमोफीलिया। यह रोग केवल पुरुषों में पाई जाती है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया रोग जो केवल पुरुषों में पाई जाती है। महिलाएं इस रोग के जीन की वाहक कैरियर होती हैं। हीमोफीलिया की स्थिति में चोट लग जाने पर जो है रक्त का थक्का नहीं बन पाता। इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हीमोफीलिया की स्थिति में जो है चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता। किसके कारण? हीमोफीलिया के कारण। और अत्यधिक रक्तस्राव होने पर जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। महिला इस रोग से ग्रसित जो है हो सकती है, किंतु ऐसा तभी होगा जबकि हीमोफीलिया पुरुष हीमोफीलिया वाहक स्त्री से विवाह करेगी। हीमोफीलिया पुरुष जो है हीमोफीलिया वाहक स्त्री से विवाह करेगा, तब ये इस स्थिति में देखने को आपको मिलेगा। आगे है थैलेसीमिया। इसे कुलिएनीमिया भी कहते हैं। इस रोग में आरबीसी की हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन है वो नहीं बन पाता थैलेसीमिया में। फिर है फेनिलकोटिन्यूरिया। इसके रोगी के शरीर में जो अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे शरीर में विष एकत्र हो जाता है और मस्तिष्क एवं शरीर का जो है समुच्चय विकास अवरुद्ध हो जाता है। एनबिलिनिच। इस रोग की स्थिति में त्वचा की रोग कणिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता है, परिणामतः व्यक्ति रंगहीन हो जाता है। पटाउ सिंड्रोम। यह रोग गुणसूत्र के 23वें जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि होने पर होता है। इस रोग का उपज है ऊपर का ओठ बीच में फट जाता है, कट जाता है, तालू में दरार आ जाती है और रोगी मंद बुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। तो ये पटाउ सिंड्रोम याद रखना, यह रोग गुणसूत्र के 23वें जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि होने पर होता है। ठीक है, मतलब 13वें जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि होने पर ही होती है। यहाँ पे 13 कौन लिख दिया? यहाँ पे 23 होगा। ठीक है, 23वें जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाएगी तब, लेकिन 23वें जोड़े में अगर एक गुणसूत्र की कमी हो जाएगी ना, वहां पे हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम नहीं, डाउन सिंड्रोम। टर्नर नहीं, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी? डाउन सिंड्रोम होगा, डाउन्स सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है, जब कमी हो जाएगी थी, यहाँ पे वृद्धि हो रही ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा पटाउ सिंड्रोम हो जाएगा। अब यही बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। इस रोग में गुणसूत्र के 21वें जोड़े में 2 की बजाय 3 गुणसूत्र होते हैं। इस रोग वाला व्यक्ति जो है छोटे कद में मंद बुद्धि वाला होता है, डाउन सिंड्रोम वाला, याद रखना इसमें। तथा पुरुष जो है नपुंसक होते हैं, जिसे जो है मंगोली जड़ता या मंगोलिज्म रोग भी कहते हैं। ठीक है, और उस रोग जो है अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है। इस रोग को जो है व्यक्स, मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभी मोटी और अनियमितता शारीरिक संरचना होती है। ठीक है, फिर टर्नर सिंड्रोम। इस रोग के केवल जो एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, अर्थात 44+100 होते हैं और इसमें व्यक्ति का जो कद छोटा, जनांग अल्प विकसित व चपटा हो जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है और ये वाली याद रखनी है। टर्नर सिंड्रोम कौन सी है, डाउन सिंड्रोम कौन सी है। फिर आगे है पे बोल सकते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, अर्थात बोल सकते हैं प्राय XY हो जाता है, अर्थात 44+XYY होते हैं। एंड इसमें व्यक्ति के वृषण छोटे होते हैं व शुक्राणु नहीं बन पाते हैं। जैकब क्राइमल सिंड्रोम। इनमें गुणसूत्र की स्थिति जो है 44+XY होती है, इससे हम आपराधिक सिंड्रोम भी कहते हैं। थैलीसीमिया भूमध्य सागरीय एनीमिया। खून की कमी 10वां जोड़ा व 16वां जोड़ा आपस में परिवर्तन थैलीसीमिया करता है। यही बात करते हैं एल्जान। तो ये रक्तदान अस्थिमज्जा ट्रांसफर है। कुछ नवनीत संचरित बीमारियां, जिसमें निपाह रोग, जो बोल सकते हैं मलेशिया के कैंपंग सुंगई निपाह नामक स्थान से 1998 में इसमें जो है इस वायरस से जो है रोग का संक्रमण शुरू हुआ था, निपाह वायरस का। 204 ईस्वी में यह वायरस सिंगापुर तथा 2007 में जो है पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में फैल गई और यह वायरस चमगादड़ के लाल मलमूत्र में फैलता। निपाह वायरस आरएनए वायरस के कारण उत्पन्न भी होता है। किसके? आरएनए वायरस के कारण उत्पन्न होता है। फिर लक्षण क्या? प्रभावी लक्षण में बुखार, सिर दर्द, उल्टी, सूजन, मानसिक भ्रम व विचलित होना आदि। उपचार सावधानियां क्या है? तो निपाह वायरस एक संक्रामक बीमारी है तथा वर्तमान समय तक जो इसका उपचार संभव नहीं हुआ है, लेकिन इसकी रोकथाम के उपचार है। रोकथाम के लिए दूषित फलों का उपयोग नहीं करना, संक्रमित स्थानों पर वस्तुओं से दूर रहना, अवस्थ महसूस होने पर जो चिकित्सक से संपर्क करना। अब अगला जीका वायरस इंपॉर्टेंट है। यह मच्छर जनित विषाणु इंपॉर्टेंट रखिए। यह फ्लोवियावस जो है वंश के संबंध रखता है। इसका वाहक एंडीज मच्छर है। एंडीज इजिप्टी मच्छर के कारण जीका वायरस होती है, जो समानता दिन के समय काटता है।
1947 ईस्वी में मकाका रिसस जो है बंदर पर पित्त ज्वर की जो है निगरानी के समय युगांडा में इस वायरस की पहचान हुई थी। अमेरिका व लैटिन अमेरिका में इस जो है वायरस का संक्रमण पाया जाता भी है। लक्षण क्या है? तो बुखार, त्वचा में चक्र जो है चकत्ते पड़ना, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, जीका वायरस खून में लगभग जो है जीका वायरस खून में लगभग 7 दिन से कई दिनों तक रहता ही है। उपचार वाले बिंदु है, अभी तक इस रोग का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है और इसमें रोकथाम का उपाय मच्छरों से काटे जाने से बचाव तथा संक्रमण वाली वस्तुएं से बचाव है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एंडीज जेविटिव मच्छर तथा शीत क्षेत्रों में अल्बोपिक्स मच्छर द्वारा ये फैलती हुई है। फिर यहीं पर फरवरी 2016 में भारत ने जो है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन एवं हो सकते हैं एक अन्य एंड जो है एनक्यूरेटेड वैक्सीन विकसित कर जो इस वायरस की रोकथाम के लिए कदम अग्रसर किया तथा इसके जो है वैश्विक पेटेंट के लिए आवेदन भी किया था। फिर एमईआरएस वायरस, तो इस जो है बोल सकते हैं विश्व की नवीनतम बीमारी मर्स मिडिल ईस्ट जो है रिस्पिरेटरी सिंड्रोम है एंड ये सॉर्स वायरस से संबंधित है। इसका पहला रोगी जो है वर्ष 2012 में जॉर्डन में सामने आया एंड ये मर्स कोरोना वायरस द्वारा फैलता है। एंड ये बात करते हैं आरबीएस प्रदीपीय व पूर्वी व उत्तरी अफ्रीका हिस्सों में मर्स कोविड कोरोना वायरस जो है ये एंटीबायोटिक जो है ड्राइमाइडेरिया में लक्षित किए गए हैं। इसका लक्षण बुखार, खांसी व सांस उखड़ना। उपचार के लिए संक्रमित स्थानों से बचाव कीजिए, संक्रमित जानवर व जो है प्राणियों से दूरी बनाए रखिए, प्राथमिक चिकित्सा का उपयोग कीजिए। आगे है इबोला वायरस, इंपॉर्टेंट है। इस वायरस की प्रथम पहचान जो है 1976 से पश्चिमी अफ्रीका में जो है की गई थी और यह बीमारी बिंदुविगियो विषाणु, इबोला विषाणु, सुडानु विषाणु तथा ताई फॉरेस्ट विषाणु आदि 4 प्रजातियों के वायरस से फैलती है। मनुष्य में इस बीमारी का संक्रमण जो है चमगादड़, चिंपैंजी आदि के सीधे संपर्क में आने से होती है तथा लार व सख्त जो है हो सकता है लार व रक्त की आदि से भी ये विस्तार हो सकती है। इबोला वायरस शरीर की एंडोथेलियम कोशिका एनकानिविकियम फाइगोसाइटस व हेबे जो है टोकाइसाइटस पर आक्रमण करते हैं एंड यह जो है न्यूट्रोफिल्स को संक्रमित कर प्रतिरोधकता को नष्ट करने का कार्य करते हैं। ये वायरस ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ये वह अंता जो है जो अंतःकोशिकीय स्नेह के अवयवों को क्षारित करता है जिससे रक्त प्रवाह या रक्त हो सकती है यकृत तथा वृक्क को क्षति पहुंचाता भी है। लक्षण बुखार, कमजोरी, उल्टी, डायरिया, मांसपेशियों में दर्द, अधबद जो है अंदरूनी व बाहरी रक्त आदि सभी स्राव आदि होना। उपचार के लिए बात करते हैं यहीं पे, तो इस रोग का जो पता लगाने के लिए पीसीआर तकनीक तथा जापानी शोधकर्ताओं द्वारा जो है विकसित आरटी लैम्प तकनीक सहायता सिद्ध जो है हुई है और डब्ल्यूएचओ ने जो है वायरस की रोकथाम के लिए जेडमैप नामक प्रयोगात्मक दवा को मंजूरी भी दी है। साथ ही जो है रोग की तुरंत पहचान के लिए वो जो है बोल सकते हैं रिबोव एंटीजन रैपिड टेस्ट किए मतलब किट को जो है डब्ल्यूएचओ ने फरवरी 2015 में मंजूरी भी दी थी। कोविड-19 कोरोना वायरस जो है भारत में मार्च 2020 में इस रोग आया था, मार्च बोल सकते हैं 2020 में। ठीक है, फिर आगे ही बात करते हैं टीकाकरण को लेकर। वैक्सीनेशन शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षण एवं प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए टीकाकरण किया जाता है। टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखिएगा, पहले ही बताया था आपको। फिर यही बात करते हैं कि विभिन्न संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए जो है मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवाणुओं को जो है स्वस्थ शरीर में प्रविष्ट करवाया जाता है और इससे लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षी तैयार करके उन रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। गर्भावस्था एवं शिशुओं को लगाए जाने वाले टीके जो होते हैं ना वो दी गई है, मतलब कौन सा टीका कब किस समय में लगाई जाती है। जैसे कि जब गर्भावस्था में ही बच्चा होता है उस स्थिति में टेटनस जो है सेटॉक्टाइड प्रथम बूस्टर टीका 1 माह के बाद ये दूसरा लगता है। ठीक है, मतलब 1 माह के बाद दूसरा लगता है। फिर जन्म पर जैसे कि जन्म हुई उस समय जो है 24 घंटे के अंदर में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी व पोलियो की 0 खुराक दी जाती है। तो ये आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। जैसे जब 1.5 माह का बच्चा हो जाता है उस स्थिति में जो है बीसीजी, डीपी टीका प्रथम टीका एंड पोलियो खुराक व हेपेटाइटिस बी दी जाती है। फिर जब 2.5 महीने का बच्चा हो जाता है उस स्थिति में जो है डीपीटी, हेपेटाइटिस टी दोनों के दूसरे खुराक मतलब टीके और पोलियो की दूसरी खुराक दी जाती है। जब 3.5 महीना का हो जाता है तो डीएटी का टीका, हेपेटाइटिस के तीसरे टीके एंड पोलियो के जो है तीसरे खुराक दिए जाते हैं। जब 9 से 12 महीना का हो जाता है तो उसी स्थिति में खसरा का टीका दिया जाता है। और जब 16 से 24 यानी बोल सकते हैं तब 2 साल से छोटी हो जाती है और 1.5 साल से ज़्यादा हो जाता है तो उस स्थिति में जो है डीपीटी बूस्टर का टीका और पोलियो बूस्टर का टीका दी जाती है। और जब से 5 से 6 वर्ष की हो जाती है बच्चा तो डीपीटी का टीका देती है और जब 10 से 16 वर्ष का होता है टीटी का टीका दिया जाता है। आगे ही बात करते हैं लेकर, तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें बात करती है भारत में टीकाकरण का कार्यक्रम कब हुआ था। तो 1975 में राष्ट्रीय टीकाकरण जो है नीति को अपनाया गया। 1985 ईस्वी में बदलकर जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन
प्रोग्राम UIP कर दिया गया और पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो कब 1975 में जो है इसको टीकाकरण अपनाया गया, याद रखिएगा। फिर राजस्थान से जो है बोल सकते हैं, राजस्थान में 19 नवंबर 1985 ईस्वी से जो है व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें पोलियो, टिटनस, गलघोंटू, खसरा आदि बीमारियों के टीके तथा क्षय रोग से बचाने का टीका सम्मिलित किया गया। इनके अलावा जो निम्न टीके क्रमवार सम्मिलित किए गए थे, जिसमें हेपेटाइटिस बी टीका किया गया था 15 दिसंबर 2011 ईस्वी को किया गया था। नंबर 2014 के जो है बोल सकते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है टीकाकरण शुरू की गई थी। 23 मार्च 2017 को जो है रोटा वायरस वैक्सीन का टीकाकरण शुरू किया गया था। 7 अप्रैल बोल सकते हैं कि 2018 ईस्वी को PCG का टीका, यानी कि बोल सकते हैं PCV न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है टीकाकरण का शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखनी है। अगर आप किसी भी जो है टीचर या किसी भी जो है पब्लिकेशन बुक का अगर आपको PDF चाहिए तो आप जो है 94 30 53 48 79 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और मात्र जो है आपको एक बुक का PDF 21 रुपये में मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप इसमें से जो है किसी भी जो है बुक का अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र जो है आप सिर्फ 21 रुपये में जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बुक हो। ठीक है, तो ये सभी अपने में आप बेहतरीन बुक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे UPSC हो, PCS हो, ये सिर्फ आपको डेमो में दिया गया है। अभी बहुत सारे बुक हैं, तो आपको कोई भी बुक का PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 94 30 53 48 79 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको PDF भेज दिया जाएगा। मात्र 21 रुपये में जो है आपको PDF पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वो है आनुवांशिकता, यानी कि जेनेटिक्स। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। अनुवांशिक गुणों विशेषकों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है पहुंचने की क्रिया को ही वंशागति या फिर इसी को बोलते हैं अनुवांशिकता, यानी हेरिडिटी और इनहेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिक विशेषक लक्षण यानी गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है जीन के माध्यम से स्थानांतरित होती है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। सर्वप्रथम मेंडल ने ही जो है मटर के पौधे पर प्रयोग कर जो है आनुवंशिकता के लक्षण को पहचाना था। तो याद रखना कि आनुवंशिकता का जो लक्षण पहचानने का जो प्रयोग था ये मटर के पौधे से किया गया था। ठीक है, तो याद रखनी है। फिर यही बात करते हैं, तो वह गुणसूत्र जो आनुवंशिक की जो है गुणों को रासायनिक पदार्थ के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करता है, उससे हम जीन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर गुणसूत्र जो है न्यूक्लिक अम्ल यानी DNA तथा RNA और प्रोटीन से बनते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो गुणसूत्र है वो न्यूक्लिक अम्ल, अब न्यूक्लिक अम्ल में जो आते हैं वो DNA और RNA आता है। तो याद रखना जो न्यूक्लिक अम्ल है इसमें DNA और RNA आता है। तो ऐसे ही कर सकते हैं कि DNA और RNA तथा प्रोटीन से बने होते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं कौन, गुणसूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। गुणसूत्र के ऊपर जो है जीन लगे होते हैं, इनकी संख्या जो है मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 100 से अधिक होती है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में DNA निर्माण के लिए जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी DNA के निर्माण के लिए जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त है कौन, तो गुरु बोल सकते हैं हरगोविंद जो है खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1968 ईस्वी में दिया गया था। और 1970 में जो है प्रथम कृत्रिम मानव जीन का निर्माण किया था। तो ये जो है इन्होंने 1970 में जो है प्रथम बोल सकते हैं कि प्रथम बार जो है कृत्रिम मानव जीन का निर्माण भी किए थे। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेंडल के नियम। किसी में अगर बात करते हैं मेंडल का लॉ क्या कहता है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंडल के 3 नियम थे, सभी आपको याद रखना। जिसको पहला जो नियम था वो प्रभाविकता का नियम था, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल के अनुसार जो यदि 2 विरोधी गुण के जीवों का परस्पर संयुग्मन कराया जाता है, यहाँ ध्यान से देखिए कि मेंडल के अनुसार यदि 2 विरोधी गुण है जिनका अगर हम जीवों का परस्पर संयुग्मन कराएं तो एक नए पीढ़ी संतान में जो है केवल एक गुण प्रभावित होता है। मतलब इन दोनों गुणों में सिर्फ एक गुण प्रभावी होगा, जबकि दूसरा गुण क्या करेगा, अप्रभावी रहेगा। जैसे लाल रंग के मटर के फूल को यदि हम सफेद रंग के मटर के, यानी कि एक जो प्रभावी अंग है वो लाल रंग है का मटर है, दूसरा फूल है जो है वो बोल सकते हैं सफेद रंग के मटर के फूल से अगर हम संयुग्मन कराते हैं तो उसमें जो उत्पन्न पौधे में केवल लाल रंग दिखाई देता है। तो यहाँ बताया गया कि एक नई पीढ़ी हो जो संतान उत्पन्न होता है वो क्या रहता है, केवल एक गुण प्रभावी रहेगा, जबकि दूसरा गुण क्या रहता है, अप्रभावी। तो इसमें भी क्या है, लाल रंग क्या हुआ, प्रभावी हुआ, लेकिन दूसरा गुण क्या होगा, अप्रभावी रहा। मतलब लाल रंग का प्रभावी नहीं, और यहाँ जो लाल रंग है वो अप्रभावी रहा, मतलब कि यहाँ पे ध्यान देंगे ना, तो इसमें एक ही जो है गुण देखने को आपको प्रभावी मिलेगा। ये प्राथमिक नियम था, याद रखना है। अगला है स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम, इसी को बोलते हैं। यदि 2 परस्पर विपरीत गुणों के
पौधे में संयुग्मन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी गुण दिखाई देता है, किंतु दूसरी पीढ़ी के जो है पौधे में दोनों गुण प्रभावी और अप्रभावी दिखाई पड़ते हैं, जो 15:1 के रूप में भी होते हैं। ये भी याद रखनी है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि दो जो है बोल सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी में सिर्फ क्या हुआ, प्रभावी गुण दिखाई देगा, ठीक है, और किंतु दूसरी पीढ़ी में क्या होती है कि पौधे के दोनों गुण में जो है प्रभावी और अप्रभावी दिखाई पड़ते हुए हैं, ठीक है। अगला है डीएनए इन फिंगरप्रिंट, इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग जो है अंगूठा निशानी यानी फिंगरप्रिंट के स्थान पर किया जाता है और संबंधित व्यक्ति को जो है पहचानने में मदद मिलती है। भविष्य में बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने में जो इसकी काफी निर्णायक भूमिका हो सकती है। डीएनए फिंगरप्रिंट जो है बोल सकते हैं का भारत में एकमात्र केंद्र जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो याद रखना कि डीएनए फिंगरप्रिंट का जो एकमात्र केंद्र है वो हैदराबाद में है, जिसे कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान भी केंद्र बोलते हैं। इसे हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। अगला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो देख लेते हैं। कहता है कि टीटीआरआर जो है, टीटीआरआर जनक से कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं, तो 4। अब इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं, ये जो बड़ा टी है ना वो लंबे पौधों को जो है एक तरह से संकेत करता है, और जो छोटा टी है वो छोटे बौने यानी कि बौने पौधों को जो है संकेत करता है। इसका मतलब यही होता है, तो आप याद रखिएगा। और इस प्रकार के बने युग्मक जो कितने होते हैं, 4 प्रकार के। फिर यहीं पे टी जो है बड़ा टी और छोटा टी इंटू हो सकता है छोटी टी जो है, इनकी बौना पौधा दोनों जैसे बचने वाले जो है बनने वाली जो संतानों की जो जीनी संरचना होगी वो टी एवं बड़ा टी और छोटी टी बा हो सकते हैं छोटी टी हो जाएगा। तो याद रखना इनकी सेम ही बनेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला है द्विसंकर क्रॉस में F2 में जो है समलक्ष्मी अनुपात कितना होता है, 9:2:3:3:1 के रूप में। F2 पीढ़ी में जो है द्विसंकरण में, अगर बात करते हैं एकल संकरण में, F2 पीढ़ी में जो है अगर बात करते हैं फिनोटाइप क्या होता है का रेशियो कितना होता है, जीनोटाइप का रेशियो कितना होता है, जीनोटाइप का रेशियो कितना होता है। और ये जो है ना ये याद रखिएगा कि ये जो है एक तरह से जीनोटाइप का, ठीक है, जीनोटाइप का। तो जीनोटाइप का जो है बोल सकते हैं कि द्विसंकरण कितना होगा, 9:3:3:1। यही फिनोटाइप कितना होता है, तो 1:2:1 होती है एकल संकरण में F2 की पीढ़ी की, ठीक है। लेकिन एकल संकरण में F2 की जो जीनोटाइप होती है और उससे कितना होता है, तो याद रखिएगा 3:1 होती है। तो इन तीनों को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एकल पीढ़ी में F2 की जो है दोनों फिनोटाइप याद रखना है, जीनोटाइप भी याद रखना है, और द्विसंकरण में जो है एक तरह से बोल सकते हैं जीनोटाइप को भी याद रखना है, ठीक है। अगला जीन किस रसायन के बने होते हैं, तो डीएनए का बना होता है। मेंडल ने जो मटर में कितने जोड़ी जो है बोल सकते हैं विपर्यांशी विपरीत गुणों का अध्ययन किया था, तो 7। खच्चर उदाहरण है विजातीय संकरण का, ठीक है। म्यूटाइन है जीन की रचनाओं और कृत्रिम बोल सकते परिवर्तन कारक का, मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम है प्रभाविता का नियम। मेंडल ने जो अपने प्रयोगों जो है किस पौधे पर किया था, तो पता होगा मटर पर किया था। जीन पाए जानते हैं गुणसूत्र बोल सकते हैं गुणसूत्र पर श्रृंखलाबद्ध, ठीक है। अच्छा गुणसूत्र के बोल सकते हैं कि गुणसूत्र की जो इकाई है किसे कहा जाता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यही बात करते हैं लेकर कि प्रभावी व अप्रभावी गुण कौन सा है, तो यह ज्ञात होता है कि F2 पीढ़ी में हो। और मेंडल के अनुसार जो है गुणों को नियंत्रित करने वाले कारक कौन थे, जिन्हीं थे। युग्मकों की जो शुद्धता किस नियम द्वारा समझाई जा सकती है, तो प्रतिकरण का नियम, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। युग्मकों की जो शुद्धता है वो किस नियम द्वारा समझाई जा सकती है, तो वो है प्रतिकरण का नियम के द्वारा। जीवों में लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतंत्र रूप से स्थानांतर होता है, इस नियम को क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपविवहन का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है मानव जीन यानी जीनोम के पथ प्रदर्शक कौन थे, तो क्रेग वेंटर तथा फ्रॉलिंस कॉलिंस, ठीक है, फ्रॉलिंस कॉलिंस। नेक्स्ट पादप का वर्गीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पादप का वर्गीकरण, ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वीडियो अपने आप में बेहतरीन वीडियो होगा, तो ध्यान से देखिएगा। पादप का वर्गीकरण बहुत पार्टों में विभक्त किया गया, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म जिसे हम अनावृत बीज बोलते हैं, और एंजियोस्पर्म जिसे आवृत बीज बोलते हैं। तो अनावृत बीजी भी एक तरह से बोल सकते हैं कि आवृत बीजी जो है 2 प्रकार की होती है, एक बीजपत्री होती है, एक द्विबीजपत्री होती है। फिर यहीं पे थैलोफाइटा में 3 प्रकार की आती है, शैवाल, जीवाणु, कवक। अब यहाँ से प्रश्न आपको यहाँ से बनेंगे, तो याद रखिएगा। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं थैलोफाइटा को लेकर, और यह सबसे आग पादप है। इन पादपों में जड़ तन पत्तियां अनुपस्थित होता है, मतलब इसमें न जड़ रहेंगे न पत्तियां रहेंगी, तथा भ्रूण का निर्माण भी नहीं हो पाएगा इसमें। और पादप की संरचना जो है थैलस के समान होती है, जैसे कि शैवाल, कवक, जीवाणु इत्यादि।
तो शैवाल, कवक, जीवाणु इत्यादि किसके अंतर्गत आएंगे? थैलोफाइटा के अंतर्गत आएंगे। शैवाल क्या है? तो यह पौधा का सबसे आग एवं विशाल समूह है। इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। पृथ्वी पर 90% प्रकाश संश्लेषण इन्हीं के द्वारा होता है, शैवालों के द्वारा। इन पादपों में जो है जड़ तथा पत्ती का विभेदन नहीं हो पाता है। इनमें संवहनी तंत्र जाइलम एवं फ्लोएम भी जो है पाए जाते हैं। इनमें निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता। याद रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है भ्रूण का निर्माण इसमें नहीं हो पाता है। आगे है कि जैलिडियम एवं ग्राइलिसिडियम जो है बोल सकते हैं ग्राइसिलाइडिया नामक लाल शैवाल में इसका उत्पादन होता है। एंड यह जो है आइसक्रीम, कृत्रिम रेशे, ध्वनिरोधक एवं तापरोधक पदार्थ बनाने, दवाइयों के जो है सौरभ बनाने में काम आता है, सिरप बनाने में। फिर सारागसम सी में जो है बोल सकते हैं कि सारगैसम चारों के रूप में जो है, चारे के रूप में जो है नाम का भूरा शैवाल पाया जाता है। एंड भूरे शैवाल में जो है बोल सकते हैं कि भूरे शैवाल से जो है बोल सकते हैं एल्जीनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। हरे शैवालों में जैसे कि क्लोमाइडोमोनास, क्लोरेला यूरोथ्रिक्स, अल्वा, स्पाइरोगायरा, एसिटाबुलेरिया, तो ये सभी जो है हरा शैवाल में के अंतर्गत आता है। कोलेरा को जो अंतरिक्ष यात्री O2 प्राप्त करने के लिए ले जाते हैं। तो याद रखिएगा कि O2 प्राप्त करने के, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जो है नीचे से जो है अंतरिक्ष यात्री कोलेरा को जो है शैवाल को ले जाते हैं ऊपर, ठीक है, जिससे उनके जिन्हें जो है उनसे क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन प्राप्त कर पाते हैं। एसिटाबुलेरिया क्या है? तो सबसे लंबी एवं कोशिकीय पादप कोशिका, याद रखिएगा। अल्वा को समुद्री सलाद के रूप में जो है भोजन के रूप में भी बोल सकते हैं काम में आता है। हाइड्रा के जो है साथ बोल सकते हैं जुलोरेरा नामक हरा शैवाल सहजीवी संबंध बनाता है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा। याद रखिएगा ब्रायोफाइटा की अगर बात करते हैं लेकर, तो इसमें सबसे सरल जो बोल सकते हैं कि स्थलीय पौधे हैं। अनुसंधान उत्तक का अभाव इसमें होता है। इन्हें पादप जगत के उभयचर कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, पादप जगत को उभयचर किसे बोला जाता है? तो ब्रायोफाइटा को, क्योंकि ये स्थल पौधे तथा परंतु इनकी कहना कर सकते हैं कि ये जो है स्थलीय पौधे हैं, परंतु निषेचन के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अतः ये जो है नम छायादार स्थानों पर उगते हैं। इनमें वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। केवल मूलाभास यानी राइजोम जो है द्वारा ही आधार से संलग्न रहते हैं, ठीक है। इन्हीं बात करते हैं तो इन्हें भी जो मॉस भी कहते हैं। इन्हीं मॉस का जो प्रकार किसका है? तो ब्रायोफाइटा का ही है। सबसे लंबा ब्रायोफाइटा जो बोल सकते हैं डाइसोनिया, जो 50 सेंटीमीटर लंबा हैंड आइसवैनम जो है नामक मॉस में अपने भार का 20 गुना तक पानी ये सोखने की क्षमता रखता है। यानी ये जो डायोसोनिया है ये 50 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसमें कह सकते हैं, ठीक है, हो सकता है। और ये जो अफ्सगैनम नामक मॉस में जो है बोल सकते हैं कि ये अपने भार का 20 गुना पानी ये सोखने को क्षमता रखता है, ठीक है। यही बात करते हैं तो पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर जो है सूखने से बचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें पानी रहेगी, पानी रहेगा तो सूखने से बचाएगा। इसीलिए जो स्पैगनम नामक मॉस का उपयोग की जाती है। सामान्यतः इन्हें फर्न भी कहते हैं, ठीक है। संवहनी तंत्र सबसे पहले जो है इन्हीं पादपों में विकसित हुआ। अंड वास्तविक जड़ तथा तना पत्तियां विभेदित होते हैं। आइजोला जलीय टेरिफाइटा जो गन्ने के खेतों में नॉन स्टॉक एवं एनावेना बीजीय के जो है साथ एंटोस्थिरीकरण का कार्य करता है। निषेचन के लिए टेरिफाइटा में भी जो है जल आवश्यक है, ठीक है। निषेचन के लिए टेरिफाइटा में भी क्या है? जल का आवश्यक है। यानी पुष्प, फल एवं बीज का अभाव होता है। यही महत्वपूर्ण तथ्य है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में संवहनी तंत्र पाया जाता है, जबकि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में संवहनी तंत्र क्या होते हैं? अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। अब ये जिम्नोस्पर्म और इसी को बोलते हैं अनावृत बीजी। क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। और आवृत बीजी की बात करते हैं एमजियोस्पर्म हो जाएगा। आवृत बीजी की बात करते हैं लेकर तो वो क्या हो जाएगा? एमजियोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो जैमनो यानी नग्न, स्पर्म मतलब बीज होता है, नग्न बीजी पादप यानी कि अनावृत बीजी, मतलब इनका जो बीज रहता है वो नग्न रहता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति कपड़ा का है पहने हुआ तो फिर से उसका कपड़ा लगा हुआ है, लेकिन इसके बाहरी कोई आवरण नहीं होता है, नग्न होता है, ठीक है। इन पादपों में जड़ तथा हो सकते हैं कि तना, पत्ती स्पष्ट रूप से विभेदित होते हैं। संवहनी उत्तक, जाइलम और फ्लोएम भी पाए जाते हैं इसमें। इनमें जो है बीज के चारों ओर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, अतः इन्हें नग्न बीज पादप बोलते हैं। बीजांड से निषेचन के बाद जो है बीज बनते हैं। इनमें फल का अभाव होता है, याद रखना जिम्नोस्पर्म में फल का अभाव होता है, क्योंकि फल का निर्माण अंडाशय से होता है, जो कि इनमें अनुपस्थित होता है कि नहीं होता है। परंतु पुष्प होते हैं। इनमें शंकुधारी पौधे भी पाए जाते हैं, जो कि सदारहित
तथा वसंत ऋतु में पत्तियां झड़ती नहीं है, जैसे चीड़, फारस, क्रूर, सिडार इत्यादि। ये सभी जो है आवृतबीजी के कि अनावृतबीजी के उदाहरण आ जाएंगे। यही बात करते हैं, इन्हें मुख्यतः दो समूह में बांटा गया, साइकिड तथा शंकुधारी। साइकिड समूह में आज अशाखित तनने वाले छोटे पौधे होते हैं, जैसे साइकस। तो साइकस भी किसका उदाहरण हो जाएगा? अनावृतबीजी का। राजस्थान में पाया जाने वाला जिम्नोस्पर्म एफ्रिडा है। साइकिड समूह पाइनस के छोटे पौधे भारत के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। कोनिफर शंकुधारी पौधे भारत में पहाड़ी स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें नर युग्मक बीजांड तथा बोल सकते हैं कि प्रणालिका के द्वारा पहुंचते हैं तथा इन पादपों में जो है निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। महत्वपूर्ण बिंदु है, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा में होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। परंतु बीज बनने वाले पौधे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनकी बीज पादप में प्रणालिका बनने के कारण निषेचन में जल की आवश्यकता जो है नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही बात करते हैं लेकर कि महत्वपूर्ण बिंदु निषेचन के लिए जो है जल की आवश्यकता हमने बताया आपको कि इसमें आपको जो है देखने को मिलेगा। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनकी प्रणालिका बनने के कारण जो है निषेचन में जल की आवश्यकता नहीं होती है। फिर नग्नबीजी का महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या है? तो पाइनस के बीज चिलगोजा खाए जाते हैं, क्योंकि पाइनस के बीज इनकी चिलगोजा जो है इसे खाए जाते हैं। एफिडा नामक नग्नजीवी से जो है अस्थमा की दवा प्राप्त होती है। तो अस्थमा की दवा किससे प्राप्त होती है? एफिडा नामक नग्नजीवी से। सिडार वुड ऑयल जो है प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोपी, मतलब कि बहुत कहते हैं माइक्रोस्कोपी जो है बोलते हैं जूनिपरेस वर्जीनिया जो है वर्जीनिया से में ये प्रयुक्त होता है। साबुदाना इनकी साइकस जो है साग बोलते इसी को बोलते हैं सागोपाम से ये प्राप्त होता है। तो साबुदाना जो है साइकस के पेड़ से प्राप्त होती है। कनाडा बाल्सम का जो है एविज बाल्समिया से भी प्रयोगशाला में उपयोग की जाती है। चीड़ से जो है तारपीन का तेल एवं रेजिन प्राप्त होते, पता ही होगा। कोनिफर से जो है बोल सकते पाइनस इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। सबसे बड़ा अंडाणु यानी मादा युग्मक जो बीजांड होते हैं एवं शुक्राणु नर युग्मक जो साइकस पौधे के होते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। यही बात करते हैं तो पीले बादल जो है सल्फर शोर जो है ये पाइनस के परागकणों के वातावरण में फैलने से आकाश जो है पीला दिखाई देता है। साइकस को समानता जो है साइगोपाम कहते हैं, जिससे साबुदाना प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो साइकस से ही साबुदाना प्राप्त होता है। सबसे ऊंचा जीवित वृक्ष कौन है? सिकोया है। सबसे छोटा नग्न बीज जो है बोल सकते पादप कौन है? जैमिया पिग्मिया है। सबसे छोटा नग्न बीज वृक्ष कौन है? तो बोल सकते टेक्सोडियम मैक्सिकैनम है। जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोबा तथा मेटा सिकोया है। साइकस की प्रभाल मूल में जो है नीलहरित शैवाल एनाबीना एवं नॉक्सटॉक पाई जाती है। पाइनस की जड़ों के साथ कवकों के साथ संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। पाइनस के परागकण पंख युक्त होते हैं। ठीक है, आगे है आवृतबीजी, इसी को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। सबसे प्रगत एडवांस पादप है। एंजी मतलब आवरण, स्पर्म मतलब बीज, जिसके बीज के बाहर क्या होता है? कोई आवरण हो। इन्हें आवृतबीजी पादप कहते हैं, क्योंकि इनमें बीज आवरण से ढका होते हैं। बीजांड से बीज बनते हैं, एंड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजांड से बीज बनते हैं, लेकिन अंडांश बोल सकते अंडाणुस क्या बोलते हैं? तो ये बन जाएगा आपको यहाँ पे जाकर फल बन जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। बीजांड जो है अंडाशय में पाए जाते हैं। निषेचन के बाद जो अंडाशय में फल बनता है, तो याद रखिएगा कि बीजांड अंडाशय में पाए जाते हैं और निषेचन के बाद अंडाशय से जो क्या फल बनता है। यानी अंडाशय से क्या बनेगा? फल बनेगा। बीजांड से क्या बनेगा? बीज बनेगा। ये प्रश्न पूछा जाता है। तथा बीजांड से बीज बनते हैं। इनमें पुष्प भी पाए जाते हैं, अतः इन्हें जो है पुष्पीय पादप भी कहते हैं। पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। पुष्प पादप जन्म से जो है संबंधित अंग, जैसे कि बाह्य दल का मुख्य कार्य पुष्प की सुरक्षा करना है। तो बाह्य दल जो है कार्य किसका है? इसका कार्य है पुष्प की सुरक्षा करना। दलपुंज का मुख्य कार्य है कीटों को पराग करने के लिए आकर्षित करना। मतलब जो हरे भरे जो दिखाई देते हैं ना, लाल गुलाब पीली, वो दलपुंज होते हैं। ठीक है, बाह्य दलपुंज हरा हरा जिसका पत्ता होता है वो होती है। फिर आई पुंकेसर, ये पादप के नर जनांग है। इसमें परागकोश जो है संरचना पाई जाती है, जिसमें परागन जो है बनते हैं। परागन में जो है नर युग्मक बनता है। तो याद रखिएगा पुंकेसर के बारे में, एक नर जनांग पादप है। जैसे कि मादा जनांग पादप की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा? जैसे कि वर्तिका की बात करते लेकर यही बात करते लेकर वर्तिकांग की बात करते हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। अंडाणु की बात करते हैं तो ये सभी आ जाएगा मादा जो है जननांग में आ जाएगा। अंडाणु की बात करते हैं, यानी स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये सभी जो है मादव जनांग का भाग है। ठीक है, तो याद रखिएगा। यही अगर बात करते हैं लेकर आगे तो है अंडप या स्त्री केसर या पादप का स्त्री जननांग है। इनकी स्त्री केसर क्या है? स्त्री का जननांग है। अंडप में बीजाणु पाए जाते हैं। इसका ऊपरी भाग जो है वर्तिका कहलाता है। अंडवर्तिका का ऊपरी फूला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। अंडवर्तिकाग्र प्राय चिपचिपा होता है, जिससे परागकण हवा में उड़ते हैं, चिपक जाते हैं तथा पराग नलिका के द्वारा जो है नर युग्म वर्तिकाग्र से होता है हुआ बीजाणु तक पहुंचता है, और जहां पर जो बीजाणु से बने मादव युग्मक से निषेचन करके भ्रूण बनाता है। मतलब अगर हम बात करते हैं फिगर को लेकर तो ये इस प्रकार से होती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये तो समझने का अगर प्रयास कीजिएगा तो समझिएगा, बाकी यहाँ फिगर है ही नहीं तो हम क्या ही आपको बताएं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग फूल देखे होंगे। ठीक है, अब इसमें जो एक आती हुई ना, ये यहाँ पे सबसे बड़ा वाला वो क्या रहता है? वो रहता है वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र इसी को बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा। और ये जो लंबा वाला दिख रहा है आपको, ये स्टाइल इसको बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। वर्तिकाग्र मतलब कि इसको जो है एक तरह से वर्तिका बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा हो जाता है बीजांड होता है, बीजांड। और इसके अंदर क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं, यानी ओवरी होते हैं, ओवरी। ठीक है, तो ये सभी किसका भाग हो जाएगा? तो ये सभी के सभी मादा जनन का भाग हो जाएगा, यानी पादप जगत का बोल सकते हैं एक तरह से जो है स्त्री का जननांग हो जाएगा ये। फिर फल का निर्माण अंडक यानी अंडाशय से होता है। मैंने पहले बताया था कि फल का निर्माण अंडाशय से, जबकि बीज का निर्माण बीजांड से होगा। यह आवृत्त जो बोल सकते हैं बीजों का विशिष्ट लक्षण है। आवृत्त बीजी पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो ये भी याद रखनी है कि यहाँ से देखने को प्रश्न मिलेगा आपको, जिसमें एक बीजपत्री, इनके बीज में केवल जो है एक बीज बोल सकते हैं पत्र पाया जाता है। प्रायः अप्रस्थानिक जड़ पाई जाती है। पतिया में जो है श्रृंव्यास समानांतर होता है, जैसे कि सभी धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, गन्ना, लहसुन, प्याज, केला, सुपारी, तार, नारियल, खजूर, घास आदि सभी एक बीजपत्री हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब द्विबीजपत्री, इनके बीज में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। पतिये में शिलान्यास जलकाबाद होता है। प्राय मूसला मूल की टैप रूट पाई जाती है। तने में जो द्वितीय वृद्धि पाए जाते हैं, जैसे सरसों, बहुत इंपॉर्टेंट, मूली, शलजम, कपास, भिंडी, सभी दलहनी फसलें जैसे नींबू, संतरा, आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, तरबूज, लौकी, जीरा, धनिया, गाजर, अमरूद, मेहंदी आदि ये सभी द्विबीजपत्री है। अब कहे कि याद करें, हाँ याद करना पड़ेगा। अब मैं ना जानता हूँ कैसे याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। आगे सबसे छोटा आवृतबीजी पुष्पी पादप कौन है? लेमना है। सबसे बड़ा आवृतबीजी कौन है? यूकेलिप्टस है। सबसे छोटा पुष्प कौन सी है? वोल्फिया, पता ही होगा। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया, सबसे पता ही होगा आपको। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रिजिया की है। नहीं बात करते पूर्ण मृतोपजी पादप कौन है? मोनोडोफा है। पूर्ण जो है स्तंभ परजीवी कौन है? चंदन है। पूर्ण मूल परजीवी कौन है? ओरोनबेनकी है। आगे कीटहारी पादप ड्रोसेरा, तो और है डायोनिया, नेफेंथिज, ये बात करते लेकर पिचर प्लांट, यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना, कौन बोल सकते हैं कीटहारी पादप है। आदि पादप की बात करते हैं लेकर तो आर्किड, इसका बीज सबसे छोटा होता है आर्किड का। लोडोसिया के बीज सबसे बड़े होते हैं, 16 किलो का होता है। किसका? लोडोसिया का। मक्का का उद्गम स्थल जो अमेरिका में है, इसीलिए यह नई दुनिया की पुरानी दुनिया का उपहार है। फल का निर्माण, फलों का निर्माण अंडाशय के द्वारा था। मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको कि प्रश्न पूछा जाता। फल का निर्माण अंडाशय से होता है और संपूर्ण फूलों के 3 भागों में बांटा गया है। फलों को 3 भागों में बांटा गया। संग्रहित फल, जिसमें कटहल, शहतूत आएगा। सरल फल, जिसमें केला, अमरूद आएगी। पुंज फल, जो इसमें स्ट्रॉबेरी रस भरी आएगी। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को हम असत्य फल बोलते हैं। जिनमें बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन आदि भाग लेगा, असत्य फल कहलाएगा। अब कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दी गई है। कुछ फल के खाने योग्य भाग, जैसे कि अंगूर का फल भीति खाते हैं या फिर बीजांडसन खाते हैं। सेब का पुष्पासन खाया जाता है। पपीता का मध्य फल भीति खाया जाता है। केला का मध्य एवं अंता फल भीति खाया जाता है। टमाटर का फल भीति एवं बीजांडसन खाया जाता है, क्योंकि टमाटर फूल से ही क्या बनता है, फल से ही क्या बनता है, वो टमाटर बनता है। तो बोल सकते हैं कि फल भीति या फिर बीजांडसन भी बोल सकते हैं। नारंगी की बात करते हैं, जूसी हेयर। नाशपाती पुष्पासन खाया जाता है, इनकी फूल ही इसका जो है तरह से बन जाता है।
आम को पता है कि इसको नीचे यानी कि अंदर वाला भाग खाया जाता है, मध फल भी इसको बोलते हैं। अब मध इनके अंदर पूरा नहीं है, मध नहीं, मध मतलब बीची बीचा, क्योंकि उसके अंदर भी रहता है गुठली होता है ना, तो इसीलिए ऊपर क्या होता है उसका आवरण रहता है। तो ये बीचे बीच में जो होता है मध फल भी तीसरे बोले आम को लेकर। चना जैसे बीज पत्री में भ्रूण, ठीक है। मूंगफली बीज पत्री एवं भ्रूण नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो चना होगा वो मूंगफली भी होगा। कटहल की बात करें परिदल पुंज एवं बीज हो जाएगा। काजू क्या हो जाएगा, पुष्पवृत्त या फिर बीजपत्र हो जाएगी। नेक्स्ट ये बात करते हैं लेकर हम लोग, तो वो है आपके सामने दिखता होगा पादप उत्तक। और पादप पुस्तक से जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में इसका राय जरूर दीजिएगा। जितने भी टॉपिक इसमें आए देखने को मिला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो के बारे में अपना प्यार से कमेंट जो है और किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए अब आप जो है कमेंट में विचार जरूर दीजिएगा। बाकी इसका ही बात करते हैं कि अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी के लिए हमारे तरफ से पीडीएफ कोर्स लॉन्च की गई है। इस कोर्स में आपको भारत के उन सभी टीचर का नोट्स और पीडीएफ मिलेंगे एंड ये सभी पीडीएफ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पर होंगे, जिसमें जुड़ने के लिए आपको 99 रुपीज़ का मात्र एक बार पेमेंट करना है एंड जिसके लिए आपको व्हाट्सअप मैसेज 94 30 53 48 79 पर करनी है एंड उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और फिर आप हजारों बुक का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफ़र कब समाप्त हो जाएगा इसकी कोई पता नहीं, लेकिन ये कोर्स बाद में आपको 499 रुपीज़ यानी कि 500 रुपया का हो जाएगा और मार्केट में जितने भी न्यू बुक का पीडीएफ आएगा सभी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप आसानी पूर्वक से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं आप अगर एक बुक का पीडीएफ लेते हैं तो आपको 21 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे बेहतर है कि आप 99 रुपीज़ का पेमेंट कीजिए एक बार और फिर आप हमेशा के लिए हज़ारों बुक का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। तो जल्दी कीजिए व्हाट्सएप मैसेज 94 30 53 48 79 पर और जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और लाभ उठाइए। जय हिंद।